रीटा को अच्छी तरह याद था कि वह पोशाक उसके लिए इतनी खास क्यों थी। वह किसी कम बजट वाले नाटक का कोई छोटा मोटा सामान नहीं था जिसने उसे प्रसिद्धि दिलाई थी। 2 साल बाद वह सबसे विडंबनापूर्ण तरीके से उसके पास वापस आ गई थी। पिछले जन्म में जब उसका पीछा किया जा रहा था, भागने की उसकी पहली कोशिश में उसने अपने एक पीछा करने वाले को मार डाला था। शव के अंदर से सामान ढूंढते समय उसे वही पोशाक मिली और उसने पाया कि कॉलर के अंदर उसका नाम अभी भी लिखा हुआ था। यह उनका पहला अभिनय कार्यक्रम था और हालांकि पोशाक कुछ खास नहीं थी, ये सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाला टिकाऊ कपड़ा था जो महीनों तक फिल्मांकन के लिए उपयुक्त था। फिर भी उन्होंने उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ कॉलर के अंदर काले धागे से अपना नाम लिखवाया था। इस जिंदगी में उसने शुरू में उस पोशाक की तलाश करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उस पर न तो कोई घोटाला हुआ था और न ही उसे बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। उसके प्रशंसक शायद इतने दुखी नहीं हुए थे कि उसे नीलाम कर दें। लेकिन एक दिन अपने फ़ोन पर यूं ही स्क्रॉल करते हुए उसे एल्गोरिथम से एक सिफारिश मिली, एक प्रशंसक का वीडियो जिसमें वह एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाई दे रही थी और उसके बाद पोशाक की तस्वीरें। प्रशंसक ने बताया कि उनके पास पैसे कम पड़ गए थे और वे 20,000 युआन में खरीदी गई पोशाक बेचना चाहते थे। रीटा ने तुरंत अपने मुख्य अकाउंट से उस प्रशंसक को संदेश भेजा कि उन्हें पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और उन्होंने पोशाक वापस खरीदने की पेशकश की। उन्होंने भावुकता का परिचय देते हुए एक और आकर्षक प्रस्ताव रखा, नकद। उन्होंने 50,000 युआन की पेशकश की। प्रशंसक शायद इस बात से शर्मिंदा या दोषी महसूस कर रहे थे कि उनकी पसंदीदा अभिनेत्री ने ये पोस्ट देख ली है, इसलिए उन्होंने पहले तो ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्होंने इसे बेचने के बारे में अपना विचार बदल दिया है। रीटा ने अपना प्रस्ताव बढ़ाया, 100,000। प्रशंसक ने पुनः माफ़ी मांगी तथा बताया कि वे केवल हताशा के कारण इसे बेचने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वे उसे अब पसंद नहीं करते थे। 150,000 प्रिय, रीटा ने कहा और सौदा पक्का करने के लिए स्नेह का स्पर्श जोड़ा। चाहे वह पैसे का आकर्षण था या फिर प्यारा शब्द, प्रशंसक मान गया। अगली सुबह रीटा खुद गाड़ी चलाकर पोशाक लेने गई। घर पहुंचकर उसने उसे धोया और साफ किया, फिर अपनी अलमारी में टांग दिया। यह एक सादा काला संशोधित हानफू था, कुछ खास नहीं, बस एक लंबा काला गाउन और एक चौड़ी बेल्ट। अभिनेता इसके नीचे जो चाहे पहन सकते थे। जैसे ही आप गाउन पहनते और बेल्ट बांधते, आप अभिनय के लिए तैयार हो जाते। तारांकन एक नीले स्तर का गियर। तारांकन एक नीली स्तरीय पोशाक जो 1 साल तक भागदौड़ और जिंदगी के लिए संघर्ष के दौरान उसके साथ रही थी। और अब इतने सब कुछ के बाद वह उसके पास वापस आ गई थी। उसने कपड़े पर कुछ बारीक डिज़ाइन कढ़ाई करने के लिए एक कुशल दर्जी ढूंढने के बारे में सोचा। उम्मीद थी कि जब खेल शुरू होगा तो पोशाक की गरिमा बढ़ जाएगी, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। क्या होगा अगर यह बदलाव उसके उत्परिवर्तन की क्षमता में बाधा डालेगा? बेहतर होगा कि इसे वैसे ही रहने दिया जाए, सुरक्षित और बिना किसी बदलाव के। चूंकि रीता ने फिर से बड़ी कमाई शुरू कर दी थी तथा प्रति सत्र 1 मिलियन वेतन वाली नौकरियां स्वीकार कर ली थीं, इसलिए उसका परिवार एक बार फिर ईर्ष्यालु हो गया था। स्कारलेट उसे पैसे खर्च करने के लिए परेशान कर रही थी और सैमुएल भी, जो हमेशा की तरह उदास था, थोड़ी अतिरिक्त नकदी मांग रहा था। रीटा ने अपने ग्रुप चैट में रिक को ऐड किया। तारांकन रीटा, तारांकन @रिक, मैं जो भी पैसा कमा रही हूँ वो तुम्हारी पत्नी से है। क्या तुम अपनी दिव्य देन से पैसा नहीं कमा सकते? उसके शब्दों ने रिक को लगभग पुनः अवसाद में धकेल दिया। उसका तारांकन दिव्य उपहार तारांकन। चलो इसके बारे में बात भी नहीं करते। तारांकन रीटा, तारांकन मुझे हथियारों के लिए पैसे चाहिए। @स्कारलेट @सैमुअल। अंदर आना चाहोगे? तारांकन स्कारलेट, तारांकन क्या वह बिस्तर सचमुच अब उपलब्ध नहीं है? तारांकन सैमुअल, तारांकन वास्तव में आपका क्या मतलब है? तारांकन स्कारलेट, तारांकन बस पूछ रही थी। तारांकन सैमुअल, तारांकन रीटा कोई खेल हथियार? तारांकन रीटा, तारांकन नहीं, मैंने तो कोई बिकता हुआ नहीं देखा। रिक, क्या तुमने देखा है? तारांकन रिक, तारांकन मैंने कुछ देखे हैं, लेकिन वे मेरी पहुंच से बहुत दूर हैं। बातचीत जल्दी ही खेल पर आ गई। कुछ दिनों बाद रिक ने ग्रुप चैट पर संदेश भेजा कि ज़ोई एक व्यापारिक यात्रा पर गई हुई है और वह कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर पर रहेगा। तारांकन रिक, तारांकन रीटा आज रात के खाने के लिए आओ। तारांकन, ओह, ये छोटा चांदी का सिक्का फिर आ गया। तारांकन क्या ये सचमुच रात का खाना है जो आप दे रहे हैं? बिना कोई देरी किए रीटा ने ऐप बदल दिया और थाईलैंड के लिए उड़ान बुक कर ली। रिक के संदेश के कुछ ही देर बाद रीटा ने हवाई अड्डे से अपना स्थान भेजा। तारांकन रीटा, तारांकन स्थान साझा किया गया। तारांकन रीटा, तारांकन तुम बहुत देर कर दी। मैंने कुछ दिलचस्प चीज़ें देखने के लिए थाईलैंड जाने की योजना बना ली है। वापस आकर मैं तुम्हारे लिए कुछ यादगार चीज़ें लाऊंगी। फिर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया।
रिक रसोई में खड़ा था, उसका चेहरा निराशा से काला पड़ गया था। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। तीसरे क्लोज्ड बीटा के बाद जोई ने पूछा था कि क्या वह खिलाड़ी बन गया है। वह पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह खिलाड़ी नहीं बना है, खासकर यह जानते हुए कि खिलाड़ियों के साथ कितना अलग व्यवहार होता है। उसे डर था कि जोई उसे और भी नीची नज़र से देखेगी। इसलिए जब उसने उसे बताया कि वह खिलाड़ी बन गया है, तो अगला सवाल उसके तारांकन दिव्य उपहार तारांकन के बारे में था। अब जबकि सभी को दिव्य उपहारों के बारे में पता था, यह एक अलिखित नियम बन गया था कि एक दूसरे के उपहारों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जब तक कि यह सहयोग या नियुक्ति के उद्देश्य से न हो या व्यक्ति ने स्वेच्छा से जानकारी न दी हो। रीटा ने भी अपनी तारांकन दिव्य प्रतिभा तारांकन स्वेच्छा से साझा की थी, और रिक ने भाग्य बदलने के अलावा उसके हुनर के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मांगी थी। इससे ज्यादा पूछना निजता का उल्लंघन होता, जैसे किसी की कमाई में ताक झांक करने की कोशिश करना। लेकिन जोई को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपने दोस्तों के दिव्य उपहारों में ताक झांक नहीं करेगी, लेकिन रिक उसका पति था, उसकी संपत्ति थी, जाहिर है उसे जानने का हक था। ठीक वैसे ही जैसे लोपेस परिवार को खेल के बीटा में भाग लेने वाले अपने कर्मचारियों से तारांकन दिव्य उपहारों तारांकन के बारे में पूछने का अधिकार था। ये स्वाभाविक ही था और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था। रिक इस अव्यक्त शक्ति के महत्व को समझता था। वह शर्त लगा सकता था कि जोई रीटा से उसके दिव्य उपहार के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन उसे पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जोई के लिए उसे उसके बारे में सब कुछ जानने और नियंत्रित करने का अधिकार था। उस समय रिक ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई थी। इसके बजाय उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जोई को बताया था कि उसने एक बेहतरीन दिव्य उपहार निकाला है, लेकिन उसे सील कर दिया गया है। जब उसने और जानकारी मांगी तो उसने स्वीकार किया कि वह एक एसएस रैंक का उपहार था, लेकिन खेल के बाद उसके ज्यादातर कौशल फीके पड़ गए थे। जोई ने यह नहीं बताया कि वह उस पर विश्वास करती है या नहीं, लेकिन इसके बाद उसने स्पष्ट रूप से मामले को अधिक गंभीरता से लिया। रिक ने बड़ी कुशलता से उस एक हुनर का जिक्र करने से परहेज किया जो वह अभी भी इस्तेमाल कर सकता था, और बातचीत को जल्दी से अपने नए सीखे हुए शिल्प कौशल की ओर मोड़ दिया, जोई के लिए गहने और औषधियां बनाने की पेशकश की। उसने ध्यान भटकाने के लिए रीटा की क्षमता का भी जिक्र किया। ये सब उन्हीं की बदौलत था कि रीटा इतना पैसा कमा रही थी। दुर्भाग्यवश वह फिर से भागने में सफल हो गई। रिक ने आह भरी, याद करते हुए कि कैसे रीटा ने उन्हें तुरंत खेल के बारे में बता दिया था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे राहत मिली। अच्छा हुआ कि वह भाग गई। वह बहुत ज्यादा उत्सुक था। उसके पास अभी भी कई विकल्प मौजूद थे, अभी उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। रिक ने सोचा कि कैसे खेल में राहगीरों के लिए खाना बनाकर उसकी किस्मत चमक गई थी, और उसने सोचा कि वह भी यही तरीका दोहराएगा। लोपेज के घर साल के अंत में होने वाले भोजों को देखते हुए शायद वह चुपके से अपना कुछ खाना वहां ले जा सके। रीटा से कहीं ज्यादा किस्मत वाले ये अमीर मेहमान उसे और भी ज्यादा खुशकिस्मत बना सकते थे। फिर भी वह जानता था कि लोपेज परिवार से यह बात छिपाना ही बेहतर है। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह अपने हुनर का असली रूप बता देगा तो जोई उसका साथ देगी, फिर भी वह इसे राज ही रखना चाहता था। वह इसे तब तक नहीं बताना चाहता था जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी न हो। लेकिन आज रात सारी सामग्री पहले ही खरीद ली गई थी, इसलिए वह उसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता था। सैमुअल और स्कारलेट के विचार उसके दिमाग में कुछ देर के लिए कौंधे, फिर उसने एक और लक्ष्य चुना, जूलियन, जो अभी भी उसके अपार्टमेंट में बिना किराए के रह रहा था। मुस्कुराते हुए रिक ने खाना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार जूलियन वहां बिना कोई किराया दिए काफी समय से रह रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बीच रीटा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्यारा भाई उससे नाराज नहीं है, बल्कि शुक्रगुजार है कि वह चली गई। अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खलनायक की क्षणिक दयालुता सच्ची दयालुता नहीं होती, वह तो बस उसे भविष्य के लिए बचाकर रखती है। थाईलैंड में अपने भेष बदलने के हुनर से गंजे आदमी का रूप धारण करने के बाद रीटा को एक स्थानीय गाइड मिली। उसने साफ निर्देश दिए, उसे अजीबोगरीब भयावह चीज़ें चाहिए थीं, कीमत कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन वे रहस्यमय और आदर्श रूप से पुरानी होनी चाहिए थीं। गाइड की मुस्कान और भी अधिक सच्ची हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसे एक और अमीर आदमी मिल गया है। लेकिन अगले ही पल रीटा ने अपने दाहिने हाथ से एक छोटी पिस्तौल निकाली और उसे गाइड की कनपटी पर सटा दिया, जबकि उसके बाएं हाथ से पैसों का एक ढेर चमक उठा। ये उसने ठंडे स्वर में पूछा। गाइड की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। हालांकि इनमें से कोई भी चीज़ असली नहीं है, वह हकलाते हुए बोली। रीटा ने शांति से बंदूक अपनी पिस्तौल के पिट्ठू पर रख ली, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन गंभीर थी। अपराध स्थलों से जुड़ी चीज़ें ढूंढो, जिनका लंबा इतिहास हो या जिनके पीछे डरावनी कहानियां हों। अगर तुम सच्ची मेहनत करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, कम से कम $500 प्रति खोज, और अगर मैं प्रभावित हुई तो और भी ज़्यादा। कोई ऊपरी सीमा नहीं।
रीटा का शांत व्यवहार देखकर गाइड शांत हो गया और उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं वादा करता हूं कि मुझे जो भी मिलेगा मैं आपको लाकर दूंगा, लेकिन मैं उनके मूल्य की गारंटी नहीं दे सकता। रीटा ने मुस्कुराते हुए गाइड को कुछ बिल थमाए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक हफ्ता रहूंगी। तुम कितना कमाते हो ये तुम पर निर्भर है। पहले वह ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन खेल के आक्रमण के बाद अवशेषों और कलाकृतियों में कैसे बदलाव आ सकते हैं, ये देखने के बाद उसे बेहतर समझ आ गई। चीन में प्राचीन मठ, पूजनीय भिक्षुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ध्यान चटाइयाँ और अन्य अवशेष महत्वपूर्ण वस्तुओं में बदल गए थे। इन अवशेषों का इस्तेमाल बाद में नागरिकों की सुरक्षा या विशिष्ट सरकारी छापामार दलों के लिए किया गया। लेकिन चीन में इस तरह की चीज़ों की तलाश अब लगभग नामुमकिन थी। हर कीमती चीज़ सरकार ने सुरक्षित कर ली थी, और अगर उसके पास उन्हें ढूंढने के लिए समय और संसाधन भी होते तो भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान खींचता। चीनी ठग धोखेबाजी में माहिर थे और बाजार नकली चीज़ों से भरा पड़ा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोपेस परिवार से उसके संबंधों के कारण उसके हर कदम की जांच की जा सकती थी। हालांकि वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि उस पर 24 घंटे नज़र रखी जाए, लेकिन अजीबोगरीब अवशेषों की तलाश में ज़्यादा समय बिताने से शक पैदा होता था। और जब उन चीज़ों में बदलाव आने लगे तो हर कोई उसकी हरकतों का विश्लेषण करने लगता। थाईलैंड अलग था, वहाँ अभी भी देखे जाने का थोड़ा खतरा था, लेकिन वह सारे संदिग्ध लेन देन गाइड पर छोड़ सकती थी। इस बीच वह एक पर्यटक की तरह दर्शनीय स्थलों की सैर का आनंद ले सकती थी। शायद वह चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन उसने सीख लिया था कि व्यामोह ही जीवन रक्षा का उपाय है। व्यामोह समस्या नहीं थी, बल्कि समस्या ये थी कि वह अपने पिछले जन्म में पर्याप्त रूप से व्यामोहित नहीं रही थी। और इस तरह एक बार फिर वह खुद के साथ बिल्ली और चूहे के रोमांचक खेल में फंस गई। क्या ये किसी हॉरर फिल्म का कैमरा है? रीटा, जो अब एक गंजे आदमी का वेश धारण कर चुकी थी, ने एक साधारण से दिखने वाले पोलरॉइड कैमरे को देखते हुए पूछा। कौन सी फिल्म? गाइड ने घबराहट से हाथ मरोड़ते हुए अजीब सी मुस्कान दी। ये कभी पूरा नहीं हुआ। इसे फिल्मा रहे कॉलेज के छात्रों को अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होने लगी, इसलिए उन्होंने इसे पूरा होने से पहले ही रोक दिया। रीटा ने कैमरा नीचे रख दिया, लेकिन वह प्रभावित नहीं हुई और अपना ध्यान मेज पर रखी अन्य वस्तुओं पर लगा लिया। वहाँ खून से सना एक ताबीज था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल एक महिला ने प्रेम के लिए प्रार्थना करते समय अपने धोखेबाज पति को मारने के लिए किया था। एक भेड़िए का दांत, माना जाता है कि यह उस भेड़िए का दांत है जिसने कई लोगों को खाया था। सदियों पहले थाई रानी द्वारा पहना जाने वाला घूंघट और डूरियन भूसी का एक छोटा सा टुकड़ा। रीटा ने हंसने से बचने की कोशिश करते हुए डूरियन के छिलके की ओर इशारा किया। इसके पीछे की दुखद कहानी क्या है? वह उसे सूंघने के लिए झुकी, उसमें अभी भी ताज़े डूरियन की खुशबू थी। क्या इस गाइड को लगा कि उसकी बंदूक खाली थी? गाइड ने उत्साह से बताया कि कैसे एक बार डूरियन की भूसी पेड़ से गिरकर एक आदमी की मौत हो गई थी। यह उसके सिर पर लगी, लेकिन खोपड़ी में घुसी तक नहीं, सिर्फ उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। रीटा ने गहरी सांस ली। और मुझे अंदाजा है, जिस बच्चे ने इसे उठाया और खाया, वह तुम्हारा बच्चा था। हाँ, गाइड ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया। रीटा हार गई। उसने कैसे सोचा था कि यहाँ के अपराधी घर वालों से बेहतर होंगे? कम से कम चीन में तो धोखेबाजों ने उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करने की शालीनता दिखाई। यहाँ तो उन्होंने उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उसकी बंदूक भी उसे इस बकवास से नहीं बचा सकी। हार मानकर उसने $2500 सौंप दिए और सारा सामान अपने काले बैग में डाल लिया। ये सफ़र खत्म हो गया था। वह कुछ लेटेक्स गद्दे खरीदेगी और घर वापस जाएगी। वह थक चुकी थी। यहाँ समय बर्बाद करने से बेहतर है कि वह अपना समय प्रशिक्षण और खेल के डंगौन की तैयारी में लगाए। एक सप्ताह से भी कम समय बाद रीटा पुनः परिचित क्षेत्र में पहुंच गई। लगभग $30 मिलियन बचे होने और उसे खर्च करने की कोई जगह न होने के कारण वह थोड़ी बेचैन हो गई। कितना सिरदर्द था। उसने बाकी बची हुई नकदी को सोने में बदलने का फैसला किया। इसे सही ठहराना आसान था, एक बार खिलाड़ियों का कब्जा हो जाए तो पैसे की कीमत गिर जाएगी। सोना ज़्यादा सुरक्षित निवेश था। रीटा विल्सन परिवार के विला की ओर दौड़ी और स्कारलेट के लिए खरीदा हुआ लेटेक्स गद्दा लिविंग रूम में रख दिया। फिर उसने स्कारलेट के रात के खाने के निमंत्रण को ठुकरा दिया और सीधे सोने की दुकान की ओर चल पड़ी। जब रिक खिलाड़ी नहीं था, रीटा को विल्सन परिवार के साथ खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब रिक में लगभग पाक कला के देवता जैसी 5% प्रतिभा आ गई थी, तो वह विल्सन परिवार के चावल का एक दाना भी छूना नहीं चाहती थी। उस दिन से जब भी कोई उसके पास भाग्य का पहिया इस्तेमाल करने आता, वह सिर्फ सोना ही स्वीकार करती। उस समय बाजार में $1 मिलियन की कीमत लगभग 3.8 पाउंड सोने की थी। हालांकि रीटा ने सटीक संख्याओं की परवाह न करते हुए उसे गोल कर दिया और बदले में 4 पाउंड सोना मांगा।
तारांकन तारांकन ज़ोए तारांकन। उसने पहली बार किसी को इस तरह से गिरफ्तार होते सुना था और अब सोने के बारे में सोचकर ही उसे उल्टी आने लगी थी। फिर भी अमीर लोगों को थोड़ा अधिक भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी किस्मत बदलने के बाद कई लोग शुरू में चिंतित थे, क्या ये भविष्य की किस्मत पहले से उधार लेने जैसा था? क्या वे अभी भाग्यशाली होंगे लेकिन बाद में दुर्भाग्य का सामना करेंगे? ज़्यादातर लोग सावधानी से देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हालांकि उनकी किस्मत में सुधार हुआ, लेकिन इससे चीज़ें एक निश्चित सीमा तक ही आगे बढ़ीं। ऐसा नहीं था कि वे आसानी से चीज़ें हासिल कर सकते थे। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग पर चढ़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हो और अचानक हवा उसके विपरीत से उसके पीछे हो जाए। मिसाल के तौर पर उस छोटे बालों वाले आदमी को लीजिए जिसने लॉटरी जीती। पहली बार जब उसने लॉटरी में 10 लाख का इनाम जीता तो उसने तुरंत 10 और टिकट खरीदे, लेकिन दोबारा नहीं जीत पाया। रीता की दिव्य प्रतिभा सिर्फ दिलचस्पी बनाए रखने तक सीमित नहीं थी, ये और भी ज़्यादा खरीदारों को आकर्षित कर रही थी। लोगों को रोज़ इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब कोई बड़ी चीज़ सामने आती तो वे उसे आसानी से पूरा करना चाहते थे। यह उन भाग्यवर्धक पौधों और फेंग शुई के गहनों से कहीं ज़्यादा उपयोगी था। इस दौरान रिक, सैमुअल और स्कारलेट भी चुपके से अंदर घुसना चाहते थे और अपने लिए तारांकन एक और खुशी के दिन तारांकन का स्वाद लेना चाहते थे तथा 10 का भाग्यशाली अंक प्राप्त करने की खुशी का अनुभव करना चाहते थे। रीता ने इस तुच्छ अनुरोध पर तुरंत सहमति दे दी। दिन में केवल 24 घंटे होते थे और हर बार इस्तेमाल के बाद इस हुनर को ठंडा होने में 6 घंटे लगते थे। ज़्यादातर ताकतवर लोग आधी रात को बच्चे को जन्म देने वालों को छोड़कर दिन में ही उसकी सेवाएं लेते थे। हालांकि रात के खाने के दौरान कोई ज़रूरी काम हो जाता था, लेकिन वह शायद ही कभी रात में होता था। रीता आमतौर पर दिन में 2 काम करती थी, एक सुबह और एक दोपहर में। इस तरह वह अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाधा डाले बिना ही स्वर्ण पदक अर्जित करती थी। ग्राहक परिवहन की व्यवस्था करते थे और तारांकन व्हील ऑफ फैट तारांकन का जादू करने के बाद वे उसे सीधे उसकी कक्षा में ले जाते थे। जहां तक देर रात के सत्रों की बात है तो वह भयावह समय विल्सन परिवार के लिए आरक्षित था। रिक रात में उसके घर नहीं जा सकता था और एक भाई होने के नाते जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वह उसे आधी रात को सिर्फ अपने ऊपर कोई जादू करने के लिए अपने घर आने के लिए नहीं कह सकता था। ये बेतुका होगा। लेकिन सैमुअल और स्कारलेट, जो उसी विला परिसर में रहते थे, ऐसा कर सकते थे। दिसंबर के पहले 2 सप्ताहों में इन दोनों ने हर शाम टहलने की आदत बना ली और सुविधाजनक रूप से रीटा के विला पर पहुंच जाते ताकि वह उनमें से किसी एक पर अपना जादू चला सके। ये तो बस उसके हाथ की एक लहर थी और रीटा को इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि भाग्य के कुछ घंटे उन्हें भाग्य को चुनौती देने की अनुमति दे देंगे। स्कारलेट ने यहाँ तक शिकायत की कि रीटा उनसे दूरी बना रही है तथा बताया कि उसने अपने विला की सुरक्षा प्रणाली में उनके फिंगरप्रिंट भी प्रोग्राम नहीं किए हैं। रीटा ने बताया कि चूंकि अब वह सुर्खियों से दूर हो चुकी हैं, इसलिए वह डेटिंग करना चाहेंगी और वह नहीं चाहती कि किसी लड़के को घर लाते समय कोई अजीब स्थिति पैदा हो। स्कारलेट ने उसे एक समझदार मुस्कान दी और इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। सैमुअल को कोहनी मारते हुए बोली, शायद हमें कुछ समय के लिए जिजिंग रोड वाले घर पर ही रहना चाहिए। तुम हमेशा यही कहते रहते हो कि तुम बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। तारांकन रीता तारांकन, क्या मुझे सचमुच ये बहाना सुनना चाहिए? तारांकन। रीटा ने मुस्कुराने की कोशिश की और उन्हें आंगन से बाहर ले गई, साथ ही ऐसा दिखावा किया कि उसे सैमुअल के चेहरे पर कड़वे भावों पर ध्यान नहीं है। जवान वाला बेकार था, बूढ़े भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। तस्क, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपने दैनिक प्रशिक्षण से रीता ने न केवल अधिक कुशलता से बल का प्रयोग करना सीखा, बल्कि अपने प्रशिक्षक की सहायता से उसने नज़दीकी मुकाबले में अपनी कई बुरी आदतों को भी सुधारा। उसकी शक्ति का गुण अब 10 पर था। पहले अपनी पूरी ताकत झोंक देने पर भी वह अपनी शक्ति का केवल 60 से 70% ही इस्तेमाल कर पाती थी। लेकिन अब सही तकनीक सीखने के बाद वह अपनी शक्ति का कम से कम 90% इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि वह दूर से लड़ने में माहिर थी, फिर भी नज़दीकी मुकाबला उसके लिए बेहद ज़रूरी था। आखिरकार एक बार जब कोई हाथापाई की सीमा में आ जाता है तो वह पूरी तरह से असहाय नहीं हो सकती थी। उसने कई चालें सीखी थीं, क्षैतिज कोहनी से वार, कूदती कोहनी से वार, कोहनी से उछाल, उल्टी कोहनी से वार, तितली कोहनी से वार। रीता अब बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही थी। ज्ञान तो था ही, बस लंबे समय तक अभ्यास करना बाकी था। इसलिए उसने एक और प्रशिक्षक के पास जाकर खंजर चलाना सीखना शुरू कर दिया। इसी तरह वह तीरंदाजी के सभी सिद्धांतों में पहले ही निपुण हो चुकी थी। अब बस अभ्यास और अंतर्दृष्टि की बात थी। रीता ने क्रॉसबो और आग्नेयास्त्रों की शूटिंग तकनीकें भी सीखनी शुरू कर दी थीं। सावतिका की घटना ने उसे फिर से ज़मीन पर ला दिया था। उसने पहले से ही बहुत सारे हथियार जमा कर रखे थे, इसलिए इस संभावना पर दांव लगाने के बजाय कि वे उत्परिवर्तित हो जाएंगे 10,000 में से एक से भी कम, उसने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया।
लेकिन फिर भी हर किसी की मानसिकता जुआरी जैसी होती है। हर रोज क्लास के बाद रीटा एंटीक मार्केट में जाती और जो भी कबाड़ मिलता उसे खरीद लेती। एक बार जब स्कारलेट सफाई में मदद करने आई तो उसने ढेर सारी चीजें देखी जिन्हें रीटा ने अपने गेम इन्वेंट्री में डालने की जहमत भी नहीं उठाई थी। उसने कहा कि रीटा बूढ़ी होने पर जरूर स्वास्थ्य उत्पादों के झांसे में फंस जाएगी। पुरुष नायक बिखर रहा था और तीसरी नायिका जहरीली थी। फिर भी वह यहाँ जुआ खेल रही थी। सभी के सामने उज्ज्वल भविष्य था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो टूटने के कगार पर था। एक दिन रीटा को रिक का फोन आया और उसने पूछा कि क्या वह उस शाम अपने किसी दोस्त की किस्मत बदलने में मदद करने के लिए फ्री है। उसने उसे हर सेशन के लिए 5 पाउंड सोना देने की पेशकश की। वह क्यों नहीं मानेगी? यह कोई जोखिम भरा सौदा नहीं था, खासकर जब वह रिक से पैसे ले रही थी। हालांकि यह अनुमान लगाते हुए कि रिक उसे रात के खाने पर आमंत्रित कर सकता है, उसने पहले ही सुझाव दिया, व्यापार तो व्यापार है, लेकिन आज रात का खाना मेरे खर्च पर होगा। मैं एक अच्छी शराब की बोतल भी खोल दूंगी। एक रेस्तरां में प्रति व्यक्ति 10,000 से अधिक शुल्क लिया जाता था, साथ ही शराब की एक बोतल की कीमत लगभग 20,000 थी। कुल मिलाकर केवल 1 पाउंड सोना ही आता था। रीटा ने रियरव्यू मिरर में देखा, अपने बालों को ठीक किया और अपने प्रतिबिंब की ओर सिर हिलाया। आप बहुत उदार हैं, तारांकन। फिर उसने कार विल्सन परिवार के विला की ओर मोड़ दी और सैमुअल और स्कारलेट को उठा लिया। उसे नहीं पता था कि रिक का दोस्त कौन है, लेकिन अंदाज़ा लगा सकती थी कि शायद वह उसका कोई अमीर और खूबसूरत भाई होगा और वह उनके साथ अकेले खाना नहीं खाना चाहती थी। उसका यह नासमझ भाई हमेशा ऐसे पेश आता जैसे किसी गर्लफ्रेंड को परिवार से मिलवा रहा हो। जब भी वह नए दोस्त बनाता, उन्हें खाने पर घर ले आता और गर्व से सैमुअल और स्कारलेट की तरफ इशारा करते हुए कहता, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे परिवार से मिलो। हकीकत में रिक हर सेमेस्टर में कम से कम 2 अलग अलग भाइयों को घर लाता था, जो सभी लंबे, अमीर और सुंदर होते थे। रीटा सोचती थी कि या तो उसका दिमाग खराब हो गया है या वह कुछ छिपा रहा है। बाद में उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में बहुत ही चतुराईपूर्ण था। वे सभी मित्र इस भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कृतज्ञता के आंसू बहाए और रिक की कई तरह से मदद की। रीटा को लगा कि रिक को सही मायने में समझना मुश्किल है। शायद उसकी सफलता सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं थी। सिर्फ रीटा ही नहीं, स्कारलेट और सैमुअल भी इन डिनर्स के आदी हो गए थे। हर बार सैमुअल अपनी नई शराब की एक बोतल निकालते हुए कहता, ये वो बढ़िया चीज़ है जो तुम्हारे चाचा खास मौक़ों के लिए बचा कर रखते हैं। चूंकि तुम रिक के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बेटे जैसा रखूंगा। आओ साथ में पीते हैं। प्याले और लाइन कभी नहीं बदले। जैसी कि उम्मीद थी, जब रीटा निजी कमरे में दाखिल हुई तो उसने जूलियन को देखा, जिससे उसकी मुलाकात कुछ समय पहले ही सिटी बी में हुई थी। लेकिन अब वह थका हुआ लग रहा था, मानो वह टूटने वाला हो। हालांकि रीटा को देखकर उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठी, लेकिन जल्द ही उसका मूड फिर से बिगड़ गया। हाल ही में जूलियन बहुत बदकिस्मत रहा था। उसने एक भी मैच नहीं जीता था, तब भी नहीं जब हालात उसके पक्ष में थे। उसके प्रशंसकों के साथ मामला बिगड़ गया था और सिटी बी में जिन लोगों को उसने नाराज किया था वे उसके पीछे पड़ गए थे। घर पर कुछ न करते हुए भी उसका खाना घुट जाता था। जब सब बैठ गए तो जूलियन से भी ज्यादा बेचैन रिक ने तुरंत 5 पाउंड का एक सोने का टुकड़ा निकाला और रीटा को थमा दिया। बहन, मेरे दोस्त की मदद करो। हाल ही में उसकी किस्मत बहुत खराब रही है। रीटा ने अपनी शालीनता की जरा भी परवाह नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने मना कर दिया तो रिक बिना जिद किए सोने की ईंट वापस ले लेगा। उसने कुशलता से स्कारलेट के कोहनी के वार को चकमा दिया, सोने की ईंट जेब में डाल ली और फिर जूलियन पर अपनी कुशलता का इस्तेमाल किया। रीटा को यह समझने में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि आखिर हुआ क्या था। जूलियन ने संभवतः रिक द्वारा बनाया गया खाना खाया था, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया था। रिक के व्यंजनों के साथ बात सिर्फ बिल न चुकाने की नहीं थी। रिक चुपके से खाना बनाता और लोगों को बिना बताए परोसता था। जूलियन की किस्मत चमकाने के लिए रीटा को पैसे देकर रिक उस पर एक एहसान कर रहा था और उसके साथ और भी ज्यादा भरोसा और कृतज्ञता बढ़ाने का एक जरिया बन रहा था। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसका प्रयोग रिक ने अतीत में उस पर किया था। लेकिन अब रिक को अपने उस भाई के साथ छेड़छाड़ करते देख, जो कभी उसका भरोसेमंद साथी था, रीटा को इस रात्रिभोज में आने में केवल वैधता महसूस हुई। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ वह संभवतः 2 कटोरी चावल अतिरिक्त खा सकती थी। रीटा ने जूलियन की किस्मत को निर्णायक रूप से 10 तक बढ़ा दिया, जिससे उसे तारांकन एक और खुशी के दिन तारांकन का आकर्षण अनुभव करने का मौका मिला। रिक के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि जूलियन भविष्य में उसकी सेवाओं का नियमित ग्राहक बन जाएगा। यहाँ तक कि जब खेल वास्तविकता पर आक्रमण करेगा, तब भी यह कौशल सोने की खान साबित होगा। जब किसी बॉस को हराना हो और खजाने की तिजोरी खोलनी हो, तो क्या तारांकन एक और खुशी का दिन तारांकन आवश्यक नहीं होगा? यद्यपि रिक, रीटा और यहाँ तक कि जोई का भाग्य भी चरम पर था,
लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण था कि ये तीनों मुख्य पात्र थे, रिक और जोई जन्मसिद्ध अधिकार से और रीटा पालन पोषण से, जिसने अपना भाग्य 8 से 10 तक विकसित किया था। ज्यादातर आम लोगों का भाग्यांक लगभग 5 होता था। पिछले कुछ महीनों में रीटा ने कई अमीर लोगों का भाग्यांक बदला था और कई अन्य लोगों का निरीक्षण करने के लिए चावेस की घड़ी का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि जिन बेहद कामयाब लोगों को उसने पहले सिर्फ टीवी पर देखा था, उनका भाग्यांक अक्सर सिर्फ 7 पर ही होता था। बेशक ये बात समझ में आती है, ये कुलीन हस्तियां बुद्धि, संबंधों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के संयोजन से शीर्ष पर पहुंची थीं। किस्मत तो बस ऊपर से चेरी की तरह थी, लेकिन खेल में खजाने की पेटियां खोलना, ये तो पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर था, बिल्कुल साफ। उदाहरण के लिए, व्हाइट परिवार ने डैनियल व्हाइट के दिव्य उपहार को इस हद तक छिपा कर रखा था कि संभवतः उनके पास उसकी प्रतिभा को छिपाने के लिए एक विशेष कलाकृति थी। रीटा ने भी अफवाहें सुनी थीं कि कालकोठरी के बाद व्हाइट परिवार की लूट की दर दूसरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी। लोपेस परिवार समेत दूसरे परिवारों के विपरीत, जहां सिर्फ जोई ही लगातार संदूकों से दुर्लभ वस्तुएं निकाल पाती थी, व्हाइट परिवार हमेशा प्रभावशाली इनाम लेकर जाता था। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता था। जब तक डैनियल व्हाइट ने उसके खिलाफ बार बार भाग्य का चक्र तारांकन नहीं चलाया, तब तक रीटा को उसके दिव्य वरदान की प्रकृति का पता नहीं चला। बाद में जब डैनियल ने उसे पकड़ लिया, तो उसने उससे अपने संदेह की पुष्टि करने की विनती की। खोने के लिए कुछ भी न बचा होने के कारण डैनियल ने यह बात स्वीकार कर ली। आखिरकार वह ये बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाली थी। पीछे मुड़कर देखें तो मिस वाइट ने उसे पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन लोपेज परिवार ने अंतिम क्षण में जीत छीन ली। रीटा अब लॉस एंजल्स के खिलाड़ियों के लाभ के लिए अपने दिव्य कौशल का उपयोग करने के लिए दृढ़ थी। सावधानीपूर्वक प्रबंधन के साथ वह दिन में 4 बार तारांकन व्हील ऑफ फैट तारांकन का उपयोग कर सकती थी और बर्नआउट से बचते हुए अंतिम विजेता बन सकती थी। खिलाड़ी वैसे भी रात भर गेम खेलते रहते थे, अब बस कीमत तय करना बाकी था। यह अभी जितनी सस्ती नहीं हो सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, वरना वह बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर सकती थी और निशाना बनने का जोखिम उठा सकती थी। पूरे डिनर के दौरान रीटा अपने विचारों में खोई रही तथा गेम के आक्रमण के बाद तारांकन व्हील ऑफ फेट तारांकन से धन कमाने की अपनी योजना को परिष्कृत करती रही। खाने की मेज़ पर रीटा जूलियन के प्रति उदासीन थी, लेकिन उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। उसने अभी तक 10 के भाग्य के प्रभाव का पूरी तरह से अनुभव नहीं किया था और एक साथी खिलाड़ी होने के नाते उसे नहीं पता था कि उसे कब उसके दिव्य उपहार की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी असंतोष के बावजूद उसने अपना अभिमान निगल लिया, बस मन ही मन बड़बड़ाया कि इस औरत में शिष्टाचार की कमी है। रीटा को उसके विचारों की परवाह नहीं थी। हाँ, वह जूलियन को अपना ग्राहक बनाना चाहती थी, लेकिन यह एक ऐसी सेवा थी जो उसे उससे चाहिए थी, न कि दूसरी तरफ। उसके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर रिक को रीटा के रवैये से कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल यह उसकी योजना के बिल्कुल अनुकूल था। उसकी उदासीनता सिर्फ इस बात पर जोर देती थी कि रिक जूलियन का कितना अच्छा दोस्त था। जब रीटा अंततः घर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आंगन में बिल्लियों के लिए भोजन तैयार करने में 1 घंटा और बिताया। मौसम ठंडा हो गया था और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्लियां उसके आंगन में शरण लेने लगी थीं। रीटा ने एक खास पालतू घर बनवाया, उसमें गर्म चटाइयाँ बिछाईं और सब कुछ अंदर व्यवस्थित कर दिया। अब बिल्लियां इतनी ज़्यादा हो गई थीं कि वह कमज़ोर बिल्लियों को बाहर ठिठुरते हुए और मजबूत बिल्लियों को आराम से सोते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने यहाँ तक कि एक गति संवेदक नल भी स्थापित किया, ताकि किसी भी गुजरती बिल्ली को जब भी आवश्यकता हो ताज़ा पानी मिल सके। वह उनके लिए इतना ही कर सकती थी। रीटा फर्श से छत तक की खिड़कियों के पास आंगन की ओर मुंह करके बैठी थी, जहाँ एक कैलिको बिल्ली दरवाजे पर पंजे मार रही थी, अंदर आना चाहती थी। उसने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा, कोई संभावना नहीं है। म्याऊं, असंभव, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और उठकर चली गई। अगले कुछ दिनों में रीटा बिल्लियों के पिछवाड़े को बेहतर बनाने में जुटी रही। उसने कुछ बिल्ली के खिलौने और चढ़ाई के फ्रेम खरीदे और एक ऐसा छतरी भी लगवाया जिससे बारिश से तो बचा जा सके, साथ ही धूप भी अंदर आ सके। उसने अपने कार्यों को उचित ठहराते हुए स्वयं से कहा कि वह तो केवल ये सुनिश्चित कर रही थी कि खेल के आक्रमण के बाद बिल्ली का बिस्तर बदल जाएगा, इसलिए नहीं कि वह बिल्लियों के प्रति नर्म पड़ रही थी। जैसे जैसे वह खुद को व्यस्त करती गई, वह तारांकन व्हील ऑफ फैट तारांकन की कीमत के बारे में सोचती रही। जितना ज़्यादा वह इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे एहसास होता कि उसका पागलपन फिर से भड़क रहा है। ये हुनर भी तारांकन रोलप्ले तारांकन जितना ही खतरनाक था। एक दिव्य उपहार जो भाग्य को बदल सकता है और विशेषताओं को बदल सकता है, उसे बिना किसी कारण के तारांकन बी क्लास तारांकन का दर्जा नहीं दिया गया। इस तथ्य के बावजूद कि रीटा पर अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया था, जोई ने भी नहीं, शांति का वह क्षण ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। अभी उसका हुनर एक हानिरहित पार्टी ट्रिक जैसा लग रहा था,
मानो कोई ज्योतिषी लोगों की किस्मत चमकाने में मदद कर रहा हो, एक नयापन, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं। हालांकि जब खेल हकीकत में आएगा तो कहानी कुछ और ही होगी। यदि कोई समूह लगातार छापे के बाद प्राप्त लूट के मूल्य में 10-30% तक की वृद्धि कर सके तो अंततः वे बाकी सभी को धूल चटा देंगे। फिलहाल खिलाड़ी ज्यादा कमाई नहीं कर रहे थे, इसलिए रीटा ज्यादा फीस नहीं ले रही थी। लेकिन जब खिलाड़ी ज्यादा ताकतवर और अमीर हो जाएंगे तो उसकी क्षमता का मूल्य आसमान छू जाएगा। उसे संतुलन बनाए रखते हुए सावधानी से कदम उठाने होंगे। टीम की लूट का एक निश्चित प्रतिशत मांगना उसे निशाना बना सकता था, लेकिन बहुत कम फीस लेना, ये भी उसे पसंद नहीं आएगा। वह जानती थी कि सावधानी बरतने के बावजूद वह अंदर ही अंदर लालची थी। अचानक उसका फ़ोन बजा। सुरक्षाकर्मियों का फ़ोन था, जिसमें बताया गया था कि गेट पर 2 लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि वे उसे 10 अक्टूबर के खेल के दौरान से जानते हैं। रीटा मुस्कुराई और तुरंत समझ गई, खिलाड़ी। उसे कोई चिंता नहीं थी। ये लोग दिन के उजाले में दोस्ताना अंदाज में आ रहे थे। उनके इरादे जो भी हों, फिलहाल वे शांत लग रहे थे। उसने गार्ड को उन्हें अंदर आने देने का निर्देश दिया। मेहमान एक पुरुष और एक महिला थे, दोनों ने साधारण कपड़े पहने थे। हालांकि उनके हाव भाव और उनके व्यवहार से लग रहा था कि वे पेशेवर लोग हैं। रीटा उन्हें अपने घर ले गई, पानी पिलाया और सीधे मुद्दे पर आ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? चोटी वाली महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा, नमस्ते, मैं शैडो। क्यों हूँ? हम सरकार के लिए काम करते हैं। रीटा को उत्साह का अनुभव हुआ। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन, आखिरकार वे यहाँ हैं। तारांकन, उसने कुछ समय से इस क्षण की प्रतीक्षा की थी। वह अपनी शक्ति के उपयोग में संतुलन बनाए रखने की दुविधा को पहले ही सुलझा चुकी थी। तारांकन, जब आपको अपनी रक्षा के लिए एक अधिक शक्तिशाली शक्ति मिल सकती है तो संतुलन की चिंता क्यों करें? तारांकन। रीटा ने शांति से सिर हिलाया, क्या संयोग है, मैं भी सरकार में काम करती हूँ। शैडो क्यू इस मजाक से अचंभित रह गई, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा दी। उसका तनावपूर्ण व्यवहार थोड़ा नरम पड़ गया। शुरू में उसे चिंता थी कि रीटा शायद उन लोगों में से एक है जो असाधारण क्षमताएं प्राप्त करने के बाद घमंडी व्यवहार करने लगे हैं। लेकिन रीटा के जवाब से पता चला कि कम से कम वह अधिकारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण तो नहीं थी। शैडो क्यू ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। रीटा ने बातचीत पर नियंत्रण कर लिया। तुम्हें मेरे दिव्य उपहार में रुचि है ना? क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? सहयोग शब्द सुनकर उस छोटे बाल वाले आदमी को बेचैनी हुई। तारांकन, वे सहयोग नहीं चाहते थे, वे नियंत्रण चाहते थे। तारांकन, सहयोग का मतलब था समानता, साझा मुनाफा और अपनी क्षमता के हर इस्तेमाल के लिए भुगतान। आशिर खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, क्या तुमने अपने देश की सेवा के बारे में नहीं सोचा? रीटा ने भौहें चढ़ाईं, मैं टैक्स भरती हूँ। आशिर अवाक रह गया। दूसरी ओर शैडो क्यू फिर से मुस्कुराए और संयम बनाए रखने की कोशिश करने लगी। अब तक वह सैकड़ों खिलाड़ियों से निपट चुकी थी और हालांकि रीटा ज्यादा सहयोगी नहीं थी, लेकिन वह सबसे बुरी भी नहीं थी। सबसे खास बात थी उसका शांत स्वभाव। न कोई घबराहट थी, न कोई श्रेष्ठता का भाव और न ही कोई डर या अधीनता। रीटा दृढ़ निश्चय वाली महिला थी। अपनी तैयार की हुई स्क्रिप्टेड प्रतिक्रियाएं छोड़ते हुए शैडो क्यू सीधे मुद्दे पर आ गई। रीटा, तुम हमें साथ मिलकर काम करने का क्या सुझाव दोगी? रीटा ने जवाब दिया, मैं किसी की किस्मत बदलने के लिए दिन में 4 बार तारांकन व्हील ऑफ फैट तारांकन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं आपको इनमें से 3 इस्तेमाल बेचने को तैयार हूँ। आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं या किसके साथ सहयोग करते हैं, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। हालांकि मैं एक जगह नहीं रुकूंगी। मुझे यकीन है कि आपने मेरी पृष्ठभूमि पर गौर किया होगा। शोबिस छोड़ने के बाद से मैंने अपना ज्यादातर समय यात्रा करने या कक्षाओं में जाने में बिताया है। शैडो क्यू ने इसके संचालन के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि पूछा, और कीमत क्या होगी? रीटा ने एक ऊंची राशि रखी, प्रति उपयोग 3 स्वर्ण सिक्के। खिलाड़ियों के अधिक शक्तिशाली और धनी हो जाने पर उसने कीमत और बढ़ाने की योजना बनाई। एशर ने तुरंत कहा, इसे उच्च आय माना जाता है, जिसका मतलब है 45% कर दर। मेरा मतलब है हर उपयोग पर। रीटा स्तब्ध होकर चुप हो गई। शैडो क्यू ने परेशान होकर उसकी नाक पर चुटकी काटी। रीटा ने कॉफी का एक घूंट लिया, मानो बातचीत खत्म हो गई हो। देर हो रही है, मुझे लगता है अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। शैडो क्यू ने जल्दी से एशर को पानी का गिलास दिया जिसे वह अनदेखा कर रहा था। तारांकन, चुप हो जाओ। तारांकन। थोड़ी देर बाद उसने मोलभाव करने की कोशिश की। ये कीमत बहुत ज्यादा है। तुम खेल खेल चुके हो, तुम्हें पता है कि वहां पैसा कमाना कितना मुश्किल है। रीटा अपनी बात पर अड़ी रही। कई तरह के दैवीय वरदान होते हैं। कौन कह सकता है कि इनमें से कोई धन कमाने का वरदान नहीं है? यह कोई बेबुनियाद दावा नहीं था।
आखिरकार, अगर तारांकन पाक कला के देवता तारांकन, तारांकन चोर देवता तारांकन और तारांकन जल देवता तारांकन जैसी क्षमताएं थीं, तो तारांकन भाग्य के देवता तारांकन क्यों नहीं हो सकते? शैडो क्यों शांत रहा? हालांकि रीटा का अनुमान सही था, उसने जाहिर नहीं होने दिया। सरकार में 5,20,000 से ज्यादा खिलाड़ी थे और हाँ, कुछ के पास पैसा कमाने की क्षमता भी थी। लेकिन तारांकन भाग्य का देवता तारांकन सिर्फ एक लेवल का उपहार था, वह कोई अनंत धन कमाने वाला नहीं था। प्रति उपयोग 3 स्वर्ण सिक्के अत्यधिक थे, विशेषकर तब जब सरकार में पहले से ही 2 खिलाड़ी थे जिनका भाग्य बहुत अच्छा था। और इस तरह शुरू हुई बातचीत का सिलसिला, जिसमें शैडो क्यू और आशेर बारी बारी से बातचीत करते, एक जोर लगाता तो दूसरा झटके को कम करता। कभी कभी आशेर तनाव कम करने के लिए जानबूझकर कुछ अजीब कह देता, जिससे पता चलता कि वे एक टीम के रूप में कितनी अच्छी तरह साथ मिलकर काम करते हैं। पहले तो रीता बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे जैसे दोनों उस पर दबाव डालते गए, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। क्या आप बता सकते हैं कि आपको मेरे उपहार की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्या ये वैज्ञानिक शोध के लिए है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए? शैडो क्यू और आशिर दोनों ने सिर हिलाया। वे कोई भी विवरण नहीं बता सके। रीता ने उनके भाव पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह से अपठनीय थे। अपनी पिछली जिंदगी में, हालांकि वह कभी कभार लोपेज और वाइट परिवारों जैसे दिग्गजों का कालकोठरी में पीछा करती थी, फिर भी वह एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। उसने जो कुछ भी सीखा, वह ज्यादातर खबरों से ही सीखा, जैसे बीटा टेस्टिंग की तारीखें, इसमें शामिल खिलाड़ियों की संख्या और कभी कभार किसी साधारण वस्तु के अजीबोगरीब उत्परिवर्तन की सुर्खियां। उसे असली राज कभी पता नहीं चले। तो फिर ऐसा क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कि उन्हें उसके दिव्य उपहार की इतनी सख्त जरूरत हो? वैज्ञानिक अनुसंधान? जरूर, शायद थोड़ी किस्मत भी मददगार हो, लेकिन असली प्रगति प्रतिभाशाली दिमागों और कड़ी मेहनत से किए गए अनुसंधान से ही आती है, न कि किसी ऐसी चीज से जिसके लिए दीर्घकालिक सहयोग की जरूरत हो। अंतर्राष्ट्रीय मामले और भी दूर की बात, इससे केवल एक ही संभावना बची, खेल से संबंधित कुछ शिल्प उपकरण, कालकोठरी, या यदि वह और भी साहपूर्वक सोचने की हिम्मत करती है, तो क्या किसी के पास खेल में पुनः प्रवेश करने का कोई तरीका है? आखिर किसने कहा कि सिर्फ 3 बीटा टेस्ट ही हो सकते हैं? किसने कहा कि बीटा खत्म होने के बाद गेम उपलब्ध नहीं रहेगा? उसकी पिछली जिंदगी में बड़े घरानों और निगमों पर सरकार का प्रभुत्व संसाधनों और जनशक्ति के बल पर हासिल करना इतना आसान नहीं लगता था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था। माटेओ और सांचेज के चाचा को देखो, अगर उनका बस चले तो वे दुनिया पर राज करने का सपना देखते। रीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह सीधी होकर दोनों अधिकारियों को घूरने लगी। आशेर और शैडो क्यू ने घबराई हुई निगाहों से एक दूसरे को देखा। तारांकन, हमें ऐसे मत देखो, तुम हमें डरा रहे हो। तारांकन, तारांकन। रीता का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने दोनों मेहमानों का पानी छीन लिया और पूछा, कॉफी, जूस या चाय? शैडो क्यू साफ तौर पर उलझन में था। तारांकन, ये ठीक नहीं लग रहा। तारांकन, तारांकन। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए आशेर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अजीब तरह से खांसने लगा। प्लीज, ऐसा मत करो, हमें डर लगने लगा है। रीटा अब पूरी तरह से मेज़बानी के मूड में उनके लिए बेहतरीन कॉफ़ी बनाए और अपने शिकार के सामान से कुछ स्नैक्स भी निकाले। ये मिठाइयाँ उसकी सबसे ज़्यादा स्कोर वाली कृतियों में से थीं, जो 80 अंकों की सीमा से कुछ ही कम थीं। उसने प्लेटें मेज़ पर रखते हुए कहा, पहले मेहमाननवाजी न कर पाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। शैडो क्यू की बेचैनी और बढ़ गई। बस हमें बता दो कि तुम क्या सोच रहे हो। रीटा सीधे मुद्दे पर आई, क्या तुम लोगों के पास खेल में आने का कोई रास्ता है? शैडो क्यू और आशिर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें धोखा दिया गया हो। जिस चीज से वे बचना चाहते थे वही घटित हो गई थी। रीटा को इसका अंदाजा हो गया था। अपनी अनोखी प्रतिभा और उनके बेहद स्पष्ट व्यवहार को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने अंदाजा लगा लिया था। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। एशर ने पहले से कहीं ज्यादा औपचारिक लहजे में कहा, अगर आप और सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। चिंता न करें, हम बेहतरीन सुविधाएं और नियमों के दायरे में भरपूर आज़ादी देते हैं। रीता को तुरंत समझ आ गया, तारांकन अच्छे लाभों। तारांकन का मतलब था कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि वह उससे अधिक काम करे जितना उसे कभी वापस नहीं मिलेगा, और तारांकन नियमों के भीतर स्वतंत्रता। तारांकन ये कहने का एक आकर्षक तरीका था कि वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगी। रीता उनकी पटकथा समझ गई। उसने सिर हिलाकर अफसोस जताया, लगता है हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाएंगे। उनका लहजा अंतिम था, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। शैडो क्यू ने अपना फ़ोन निकाला, अगर मैं बाहर जाकर फ़ोन करूं तो बुरा न माने। रीता ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया, आगे बढ़ो। जैसे ही शैडो क्यू कमरे से बाहर गया, आशिर आगे झुका, सचमुच उत्सुकता से। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों?
क्या इसलिए कि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है या फिर तुम करना ही नहीं चाहती? रीता ने साफ कहा, दोनों। मुझे पता है कि यह खेल साधारण नहीं है और मुझे पता है कि तुम एक अच्छे काम के लिए काम कर रहे हो। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ गुटबाजी और अंदरूनी सत्ता संघर्ष तो होते ही हैं। क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ ऐसा नहीं होगा? जिस छोटी सी कंपनी में मैं काम करती थी उसमें भी 3 बड़े गुट थे। मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ। आशे रुक गया। वह उसके तर्क से बहस नहीं कर सका। जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ मतभेद, राजनीति और अलग अलग एजेंडे होंगे। भले ही सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हों, भले ही किसी के स्वार्थी इरादे न हो, काम करने के तरीकों में मतभेद स्वाभाविक रूप से गुटों का कारण बनेंगे, कुछ कट्टरपंथी, कुछ उदारवादी और कुछ अतिवादी। और यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखे बिना था। तारांकन संकट अवसर पैदा करता है तारांकन, और हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो ताश के पत्तों को फिर से व्यवस्थित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आशिर और शैडो क्यू भी एक ही गुट के नहीं थे। उनकी साझेदारी सिर्फ सहयोग के लिए नहीं थी बल्कि एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए भी थी, ताकि किसी को भी ज़्यादा ताकत न मिले। सच कहूँ तो आशिर इससे थक चुका था। अगर अकेले काम करने का मतलब ज़रूरी मौके गंवाना न होता तो वह बहुत पहले ही नौकरी छोड़ चुका होता। वह रीटा को अकेले जाने के उसके फैसले के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। हाँ, उसे बेहतरीन संसाधन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम वह अंतहीन साजिशों में तो नहीं फंसेगी। जैसे ही कमरे में सन्नाटा छा गया, शैडो क्यू वापस लौट आए। उसने रीटा से सीधे बात की। चाहे आज हम किसी समझौते पर पहुंचे या नहीं, अगर तुम जानना चाहती हो कि हम क्या जानते हैं तो इसके लिए तुम्हें अपनी तारांकन भाग्य का चक्र, तारांकन क्षमता का एक बार इस्तेमाल करना होगा। रीटा, जो ज़रूरी खर्चों पर कभी मोलभाव नहीं करती थी, तुरंत मान गई। ठीक है। शैडो क्यू ने ब्लूबेरी के आकार का एक छोटा क्रिस्टल निकाला और रीटा को दे दिया। कौशल भंडारण पत्थर, एक बार इस्तेमाल। इस पत्थर का इस्तेमाल किसी कौशल को संग्रहित करने के लिए करें जिसे बाद में कोई दूसरा व्यक्ति सक्रिय कर सकता है। संग्रहित कौशल को सक्रिय करने के लिए बस पत्थर को कुचलें। निर्माता यी चांग। रीता ने पिछले जन्म में कौशल पत्थर देखे थे, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वे विलासिता की चीजें थीं जिनकी कीमत एक बार इस्तेमाल के लिए कई चांदी के सिक्के, कभी कभी तो कुछ सोने के सिक्के भी होती थी। उस समय उसके लिए ये बहुत ज्यादा खर्चीली चीजें थीं। हालांकि ये पहली बार था जब उसने कोई खाली पत्थर देखा था। रीटा ने पत्थर पर अपनी तारांकन अनदर हैप्पी डे तारांकन स्किल का इस्तेमाल किया और देखा कि कैसे एक लाल धुंध ने उसके अंदर भर दिया और उसे पूरी तरह से लाल कर दिया। अब वह क्रिस्टल में फंसे लाल कोहरे के एक छोटे से बादल जैसा लग रहा था। अपने स्किल पैनल की जांच करने पर उसने पुष्टि की कि तारांकन अनदर हैप्पी डे तारांकन अपने कूलडाउन पीरियड में चला गया था। जाहिर है, पत्थर कूलडाउन को बाईपास नहीं करता था, लेकिन ये सीमित उपयोग वाले कौशल को बर्बाद होने से रोक सकता था। रीता ने तुरंत पूछा, इन पत्थरों की कीमत कितनी है? शैडो क्यू ने अब लाल हो चुके क्रिस्टल को जेब में डालते हुए हंसी। उसने पिरामिड योजना के किसी नेता जैसी मुस्कान दी। 3 सोने के सिक्के। रीता ने मुंह बनाया। तारांकन कर्म सचमुच बहुत जल्दी फल देता है ना? तारांकन तारांकन। शैडो क्यू हंसी और खुद को सुधारा। ठीक है, मजाक कर रही थी। तुम्हारे लिए मैं एक खास कीमत दूंगी, 5 खाली क्रिस्टल के बदले एक स्किल क्रिस्टल। रीता ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह खुद ये क्रिस्टल बनाने का तरीका ढूंढने के फायदे और नुकसान पर विचार कर रही थी। आपूर्ति के लिए किसी और पर निर्भर रहना बहुत महंगा था। रीटा की चुप्पी से बेपरवाह शैडो क्यू ने आगे कहा, दरअसल हमारे पास गेम में प्रवेश करने का एक तरीका है। हालांकि ये बीटा परीक्षणों जैसा नहीं है। हमारे भौतिक शरीरों को स्थानांतरित किया जाता है और वहां मृत्यु का अर्थ यहाँ मृत्यु है। हम आपको अंदर ला सकते हैं और सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से आपको उस सेवा के लिए अपने तारांकन व्हील ऑफ फैट तारांकन कौशल से भुगतान करना होगा। बातचीत की शक्ति, गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल गई थी, लेकिन रीता को कोई जल्दी नहीं थी। दरअसल वह बहुत खुश थी। तारांकन उनके पास वापस आने का कोई रास्ता जरूर है। तारांकन। उसने तुरंत पूछा, हम कहाँ पहुँचेंगे? शैडो क्यू ने उत्तर दिया, हमारे पास कोई है जिसने एंडरसिटी में एक छोटा सा घर खरीदा है जो कि फसेकन की राजधानी है। उसका तारांकन दिव्य उपहार तारांकन उसे एक पोर्टल खोलने की अनुमति देता है जो हमें सीधे अंडरसिटी तक ले जाएगा। तारांकन अंडरसिटी, दुश्मन का गढ़। तारांकन। शैडो क्यू ने रीटा के चेहरे पर उत्साह से शांति की झलक देखी। क्या बात है, तुम्हें यह आइडिया पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह ... नहीं, मुझे ये पसंद है। रीटा जानती थी कि उसका गेम वाला किरदार असल जिंदगी के रूप से अलग दिखता है, और इसके अलावा उसके पास अपना तारांकन छिपाने तारांकन का हुनर भी था। उसने पूछा, वहां पहुंचने के बाद हम कैसे निकलेंगे? शैडो क्यू की मुस्कान और चौड़ी हो गई।
ये भी एक सशुल्क सेवा है। हमारे पास एक खिलाड़ी है जो लोगों को प्यारे छोटे जानवरों में बदल सकता है, और एक और जो हमें शहर से चुपके से बाहर निकालने के लिए मरे हुए का भेष बदल सकता है। रीटा पहले से ही जानवरों का रूप धारण कर सकती थी और अपना भेष बदल सकती थी, लेकिन अगर वह अपनी इन क्षमताओं को उजागर नहीं करना चाहती थी तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। उसने अपना माथा रगड़ा, उसे सिरदर्द होने लगा था। तारांकन, यह उन मुफ्त छुट्टियों के पैकेजों में से एक लगता है जो वहां पहुंचने पर आपको छिपे हुए शुल्कों में फंसा देते हैं। तारांकन तारांकन। शैडो क्यू की मुस्कान और भी अधिक उज्ज्वल हो गई, और यहां तक कि एशर भी प्रसन्न दिखाई दिया। रीता ने आह भरी, क्या कोई समय सीमा है? क्या मैं जब तक चाहूं खेल में रह सकती हूं? शैडो क्यू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन चाहे आप अंदर जा रहे हो या बाहर, पोर्टल के हर इस्तेमाल पर आपको 50 स्किल स्टोरेज स्टोन्स मिलेंगे जो तारांकन व्हील ऑफ फेट तारांकन से भरे होंगे। चिंता मत करो, हम खाली स्टोन्स दे देंगे। कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि इसकी कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन इस तरह के एकाधिकार में ये कीमत वाजिब थी। अगर रीता उनके साथ नहीं जुड़ती तो उसे कहीं और भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती। ऊंची कीमत वाजिब थी। खेल में वापस आने से बेशुमार दौलत कमाने का रास्ता खुल गया। भले ही प्रवेश शुल्क ज्यादा हो, लेकिन यह इसके लायक था। तारांकन अनदर हैप्पी डे। तारांकन का कूलडाउन समय 6 घंटे था, लेकिन उस हार के साथ जिसने कूलडाउन को 15% कम कर दिया था, रीटा को एहसास हुआ कि व्यवहार में वह हर 306 मिनट में इस कौशल का इस्तेमाल कर सकती है। अगर वह सही समय पर इसका इस्तेमाल करती तो उसे दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए केवल 11 दिनों के कौशल उपयोग की आवश्यकता होती। रीटा को ये कीमत पूरी तरह से उचित लगी। अगर उसके पास ऐसा कोई पोर्टल होता तो शायद वह खुद भी उतनी ही कीमत तय करती। ऐसे मौके की अहमियत को देखते हुए यह एक उचित रकम थी, बिना किसी जबरदस्ती के। यह एक अच्छा संतुलन था जिससे दूसरे पक्ष के साथ भी सकारात्मक संबंध बनते। रीता ने पूछा, मुझे बस इतना चाहिए कि आप मुझे जानवर बना दें और चुपके से शहर से बाहर ले जाएं। इस सेवा के लिए कितना पैसा लगेगा? शैडो क्यू ने जवाब दिया, 5 कौशल क्रिस्टल। तारांकन, क्या धोखा है? तारांकन तारांकन। रीटा ने सोचा। उसने आह भरी और आखिरी सवाल पूछा, अगर वह खिलाड़ी मर भी जाए तो क्या हम वापस आ सकते हैं? शैडो क्यू ने उत्तर दिया, खैर ये भी एक सशुल्क सेवा है। रीता का धैर्य जवाब दे गया और उसने कहा, पता है क्या, शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो ऐसा मान लेते हैं कि यह मुलाकात कभी हुई ही नहीं। शैडो क्यू और आशिर दोनों एक साथ खड़े हो गए। ठीक है। रीता ने हाथ उठाया, रुको, चलो बात करके सुलझा लेते हैं। अश ने भावशून्य स्वर में कहा, लेकिन हर बार जब हम बात करते हैं तो आपको जो सुनाई देता है वह पसंद नहीं आता। रीता को अपने अहंकार पर चोट लगी। तारांकन, मैं एक बदला लेने वाले उपन्यास की महान पुनर्जन्म लेने वाली नायिका हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम तो हद ही कर रही हो। तारांकन तारांकन। शैडो क्यू ने मुस्कुराते हुए एक और उपाय सुझाया। हमारे पास टेलीपोर्टेशन मंत्रों वाले तारांकन स्किल स्टोन्स तारांकन भी हैं। एक को कुचल दो और तुम सुरक्षित लौट आओगे। हर एक की कीमत 52 स्किल क्रिस्टल्स है। रीता ने मुंह बनाया, क्या आप सोने के सिक्के लेते हैं? शैडो क्यू ने सिर हिलाया, नहीं, सिर्फ तुम्हारे कौशल क्रिस्टल। रीता ने पूछा, क्या मैं किश्तों में भुगतान कर सकती हूँ? जैसे मैं पहले भुगतान करूं और फिर धीरे धीरे आपको भुगतान करूं। शैडो क्यू ने सेल्सवुमन के उत्साह से जवाब दिया, बिल्कुल। आपके खास मामले में आपको हर 3 दिन में भुगतान करना होगा, हर भुगतान पर कम से कम 10 क्रिस्टल और ब्याज के तौर पर 5 अतिरिक्त। रीता अब पूरी तरह से सशंकित होकर उनसे सीधे सवाल करने लगी, क्या आप लोग सचमुच सरकारी अधिकारी हैं? अश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बिल्कुल। रीता को यह एहसास हो रहा था कि वह किसी घोटाले में फंस गई है। लागत बढ़ती जा रही थी। टेलीपोर्टेशन शुल्क के लिए 50 क्रिस्टल, पशु में परिवर्तित होने के लिए 5 क्रिस्टल, टेलीपोर्ट करने के लिए 52 क्रिस्टल तथा किस्त योजना के लिए अतिरिक्त 5 क्रिस्टल। उनके जाने के बाद रीटा ने खुद को सोफे पर अकेले बैठे पाया। उसके हाथ में 112 खाली स्किल क्रिस्टल, एक लोन कॉन्ट्रैक्ट और एक गोपनीयता समझौता था। गोपनीयता समझौता बेहद विस्तृत था, जिसमें उसे खेल में प्रवेश करने की क्षमता के बारे में किसी को भी बताने से मना किया गया था। यदि वह पकड़ी जाती तो वह खिलाड़ियों या खेल की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी, या फिर उसे सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए चुप करा दिया जाता। शैडो क्यू ने बताया था कि यह अनुबंध एक तारांकन दैवीय वरदान तारांकन द्वारा लागू किया गया था, जिसका सामना रीटा को अपने पिछले जन्म में पहले भी करना पड़ा था। किसी भी जाल या छिपे हुए प्रावधानों की पूरी तरह से जांच करने के बाद रीटा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, इस बात से संतुष्ट होकर कि यह ज्यादा कठोर नहीं था। तारांकन, ये सब कैसे हुआ? तारांकन तारांकन। किसी तरह रीता अभी भी अकेली भेड़िया थी, लेकिन अब वह भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी।
उसने शुरू में सोचा था कि वह अपने कौशल को प्रति उपयोग 3 स्वर्ण सिक्कों के लिए बेच सकती है। तारांकन तारांकन 108 बार। इसे गोल करें तो ये लगभग 500 स्वर्ण सिक्के हैं। तारांकन तारांकन। रीता ने झुंझलाहट में अपना चेहरा पोंछा। तारांकन खैर, मुझे इस यात्रा में अपना खर्च बराबर करना होगा। तारांकन तारांकन। उसने शैडो, क्यू और आशिर दोनों की जांच में कुछ दिन लगाए और पुष्टि की कि वे वाकई वैध सरकारी अधिकारी थे। और ज्यादा आश्वस्त होकर उसने अपने सोशल मीडिया पर एक गुप्त संदेश पोस्ट किया जिसे केवल अंदरूनी लोग ही समझ सकते थे। लकी 10 पर सरकार का कब्जा हो गया है। अब ये सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर उसने अपने घर जाने की तैयारी इस तरह की कि उसके पिछवाड़े की बिल्लियों की अच्छी तरह देखभाल की जाए। उसने बिल्लियों के लिए पौष्टिक बिस्कुट बनाए और 5 स्वचालित फीडर भर दिए। ये फीडर हर 3 घंटे में खाना देते थे, जो 1 महीने तक चल सकता था। इसके बाद उसने अपने परिवार के ग्रुप चैट पर संदेश भेजा। केवल स्कारलेट, जो सबसे ज्यादा आलसी थी, ने तुरंत जवाब दिया। बाकी 2 ने शायद नोटिफिकेशन म्यूट कर रखे थे। तारांकन रीता, तारांकन तारांकन, मेरा कौशल अब पूरी तरह से सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित है। मैं 1 महीने से ज्यादा समय तक बाहर रहूंगी और मैं अपनी यात्रा का विवरण साझा नहीं कर सकती। तारांकन स्कारलेट, तारांकन तारांकन, ओह, क्या वे तुम्हें पैसे दे रहे हैं? तारांकन रीता, तारांकन तारांकन, तुम्हारा क्या विचार है? तारांकन स्कारलेट, तारांकन तारांकन, ठीक है, उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। तारांकन रीता, तारांकन तारांकन, नहीं, और वे मुझे इस पर कर भी चुकाने को मजबूर कर रहे हैं। तारांकन स्कारलेट, तारांकन तारांकन, क्या? ये तो बहुत ही अपमानजनक है। इसमें न्याय कहाँ है? तारांकन रीता, तारांकन तारांकन, बिल्कुल। कुछ मज़ेदार लेकिन सच्ची शिकायतों का आदान प्रदान करने के बाद रीटा ने एक्शन के लिए उपयुक्त कपड़े पहने, लंबी आस्तीन, लंबी पैंट और मुलायम तले वाले जूते। कपड़ा हल्का और लचीला था और हिलने पर आवाज़ नहीं करता था। उसने अपने हथियारों, औषधियों और खाने पीने की चीज़ों की दोबारा जांच की। संतुष्ट होने के बाद वह शैडो, क्यू द्वारा दिए गए पते पर पहुंची। उसी रात पोर्टल खुल जाएगा। रीटा लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची। उसने मास्क, धूप का चश्मा और बेसबॉल कैप पहन रखी थी। कमरा लोगों से भरा हुआ था, जिनमें से ज्यादातर अपनी पहचान छिपाने के लिए इसी तरह के भेष में थे। कमरे के कोने में खाने पीने की चीज़ों से सजी एक मेज़ रखी थी। रीता उसके पास नहीं गई, मुफ्त खाने का सबक उसे मिल गया था। अब वह उस पर कभी भरोसा नहीं करेगी। ठीक 7 बजे सैन्य वर्दी में एक व्यक्ति अंदर आया और कुछ 100 लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए आगे की यात्रा के नियम बताए। टीम का अनुसरण करने वालों को आदेशों का पालन करना होगा। 3 बार से अधिक अवज्ञा करने पर हम आपको मृत्युदंड देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। स्वतंत्र खिलाड़ियों के लिए, शहर से बाहर निकलने के बाद आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आप हमारी सुरक्षा ले सकते हैं, लेकिन याद रखें, हम सिर्फ अपनी ही देखभाल करते हैं। और आप में से जो लोग ऋण पर हैं, वे समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। यदि भुगतान में चूक हुई तो भविष्य में सहयोग करना मुश्किल हो जाएगा। अंत में, अपने अनुबंध में गोपनीयता की शर्तों का सम्मान करें। यह अनुबंध एक ईश्वरीय उपहार द्वारा समर्थित है। आप वास्तव में यह नहीं जानना चाहेंगे कि इसे तोड़ने पर क्या होगा। क्या स्पष्ट है? समूह ने जोरदार आवाज में जवाब दिया, जी सर। पूरी स्थिति किसी सैन्य शिविर जैसी भयावह लग रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस शाम बाद में मीटिंग खत्म करने के बाद जोई को रीटा के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चला। उसकी भौहें तन गईं। तारांकन सरकार ने उसका हुनर छीन लिया। तारांकन तारांकन। उसके अंदर एक अप्रसन्नता का भाव उमड़ आया, मानो उसकी कोई चीज छीन ली गई हो। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाला और सोचा कि सरकार को तारांकन भाग्य के चक्र तारांकन की इतनी जरूरत क्यों पड़ सकती है। रात्रि भोजन के समय उसने रिक से सहजता से पूछा कि क्या उसे इस स्थिति के बारे में पता है। रिक ने उसे ग्रुप चैट दिखाया। जोई की निगाहें इस पंक्ति पर टिकी रहीं, मैं 1 महीने से अधिक समय तक बाहर रहूंगी और मैं अपनी यात्रा का विवरण साझा नहीं कर सकती। उसने पूछा, क्या उन्होंने सचमुच उसे भुगतान नहीं किया? रिक ने कंधे उचका दिए। लगता तो यही है। वह कंजूस है, लेकिन ऐसी बात पर झूठ नहीं बोलेगी। जोई ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर बात वहीं छोड़ दी। उसके मन में सरकार को शायद किसी जरूरी काम के लिए तारांकन तारांकन लकी 10 तारांकन तारांकन की जरूरत थी, जैसे उस समय जब उसने और सांचेज ने भविष्यवाणियां आसान बनाने के लिए इसी तरह के तोहफे का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने इस हुनर की उपयोगिता को स्वीकार किया, लेकिन वह ज्यादा परेशान नहीं थी। हाल ही में वह रीटा को लोपेस परिवार में आधिकारिक तौर पर शामिल करने पर विचार कर रही थी। हालांकि वह अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि परिवार का कौन सा सदस्य उससे शादी करे। रीटा प्रभावशाली थी, लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता जरूरत से ज्यादा हो जाता, जबकि बहुत बुरा रिश्ता जोई को शर्मिंदा कर देता।
आखिरकार रीटा अब भी उसके पति की बहन थी। तारांकन, अच्छा तारांकन, तारांकन, ज़ोई ने सोचा। तारांकन, ये तो बस एक 20 स्तर का उपहार है। तारांकन, तारांकन। रीटा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़ोई पहले से ही उसे लोपेस परिवार में शादी करने और उनके लिए काम करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी पिछली जिंदगी में इस बात को लेकर नाराज़ हो चुकी थी। लोपेस परिवार कभी कभी मज़ेदार होता था। अगर आप उनके लिए एक कर्मचारी के तौर पर काम करते तो जितना ज़्यादा आप उनके मूल के करीब पहुंचते उतने ही बेहतर लाभ मिलते और सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता। लेकिन अगर आप लोपेस परिवार में जीवन साथी या दामाद के रूप में शादी करते तो आपके लिए बस इतना ही होता, मुफ्त काम। चूंकि अब आप परिवार के सदस्य थे तो फिर आप लाभों की मांग क्यों करते? निश्चित रूप से आपने लोपेस परिवार में सिर्फ उनके सोने के लिए शादी नहीं की थी, है ना? अपने पिछले जन्म में अपने दिव्य वरदान से कुछ प्रसिद्धि पाने के बाद ज़ोई ने लगातार लोपेस परिवार के कई अप्रिय सदस्यों से उसका रिश्ता बनवाने की कोशिश की थी। लेकिन रीटा लोपेस परिवार में रिक की जिंदगी देखकर उस परिवार के बारे में कोई सकारात्मक धारणा नहीं बना पाई थी। यदि ये तथ्य न होता कि सांचेज और कैमिला टेलर बाद में चित्र में आए होते और वाइट और टेलर परिवारों की शक्ति लोपेस परिवार के विरुद्ध संतुलित होती तो रिक की स्थिति और व्यवहार बहुत बुरा होता। और इसके अलावा ज़ोई ने जिन लोगों से मिलवाया था, रीटा कभी राजी नहीं होती। ज़ोई के प्रस्तावों को कई बार ठुकराने के बाद ज़ोई के मन में यह बात बैठ गई कि रीटा के मन में रिक के लिए ज़रूर कुछ भावनाएं हैं। कैसी गंदी कल्पना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात 8 बजे पोर्टल समय पर चालू हो गया और लोग एक एक करके कतार में खड़े हो गए। हर व्यक्ति को पहले वाले से 2 मिनट बाद ही कतार पार करनी पड़ी। नीली रोशनी से गुजरते हुए रीटा ने खुद को एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया जिसके कोने में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। अंदर 2 लोग खड़े थे, एक छोटे बालों वाली महिला और दूसरा सैन्य वर्दी वाला वह आदमी जिसने पहले भीड़ को संबोधित किया था। वह आदमी अब धूसर रंग का लबादा पहन चुका था और छोटे बालों वाली महिला ने रीटा की ओर हाथ हिलाकर उसे पास आने का इशारा किया। इधर आओ, अब तुम्हें एक छोटे जानवर में बदलने का समय आ गया है। रीटा ने उसे सावधानी से देखा। बाकी लोग कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे जानवर बन गए हों और इतनी जल्दी शहर छोड़कर चले गए हों, है ना? छोटे बालों वाली औरत मुस्कुराई और एक तरफ हट गई, जिससे एक छोटा सा कांच का डिब्बा दिखाई दिया जो कॉकरोचों से लबालब भरा हुआ था। वे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, ऊपर पहुंचने की बेतहाशा कोशिश में एक दूसरे पर रेंग रहे थे। तारांकन, क्या यही था उनका प्यारे छोटे जानवरों से मतलब? तारांकन, तारांकन, जरा रुकिए। शैडो क्यू के शब्द क्या थे? तारांकन, तारांकन, हम तुम्हें प्यारे छोटे जानवरों में बदल सकते हैं। तारांकन, तारांकन। रीटा दंग रह गई। तारांकन, मैं एक बदला लेने वाले उपन्यास का महान पुनर्जन्म वाला नायक हूं और आप मुझे ये पेशकश कर रहे हैं। तारांकन, तारांकन, छोटे बालों वाली महिला ने कोमल स्वर में कहा, अब आओ। रीटा एक बड़ा कदम पीछे हटी। रुको, मेरे पास अपनी एक चीज़ है जिससे मैं एक प्यारे जानवर में बदल सकती हूँ। एक असली प्यारा जानवर। कोई बात नहीं, उसके पास ढेरों तुरुप के पत्ते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कितने प्यारे जानवरों में बदल सकती है। छिपे हुए पत्ते रखने का मकसद उसकी जिंदगी को आसान बनाना था। रीटा ने हाथ उठाकर छोटे बालों वाली उस औरत को रुकने का इशारा किया। क्या मैं खुद को बदल सकती हूँ? महिला कुछ निराश सी होकर पीछे हट गई। जरूर। जैसे ही रीटा रूपांतरित होने वाली थी वह रुक गई। जरा रुको, अगर मैं खुद करूं तो क्या मुझे अपने लोन कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन सेवा के लिए 5 स्किल क्रिस्टल देने होंगे? महिला मुस्कुराई। उसे साफ साफ एहसास हो गया कि रीटा ने खेल में आने के लिए कोई हुनर इस्तेमाल किया होगा। 5 हुनर क्रिस्टल मुख्य रूप से शहर से बाहर एस्कॉर्ट सेवा के लिए हैं। जानवर में तब्दील होना तो बस एक मुफ्त फायदा है। रीटा ने दांत पीसते हुए कहा। तारांकन, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे पास ढेरों तरकीबें हैं, लेकिन मैं इसे याद रखूंगी। तारांकन, तारांकन। वह एक गोल मटोल गाय बिल्ली में बदल गई और कमरे के कोने में चली गई। वहां उसने देखा कि एक काला कुत्ता बैठा है और उसे अजीब तरह की सहानुभूति और समझदारी भरी निगाहों से घूर रहा है। रीटा को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि लोगों को पोर्टल पार करने में इतना समय क्यों लग रहा था। लगभग हर व्यक्ति को सदमे, अविश्वास, प्रतिरोध और अंततः अनिच्छा से स्वीकार करने के एक ही चक्र से गुजरना पड़ा जब उन्हें पता चला कि उन्हें कॉकरोच में बदल दिया जाएगा। केवल कुछ चुनिंदा लोग, शायद बार बार आने वाले ग्राहक, पूरी प्रक्रिया के दौरान शांत और संयमित रहे। जब भी कोई व्यक्ति कोने में बैठे काले कुत्ते और बिल्ली को देखता तो आगे बढ़ने से पहले उन्हें एक खट्टी, ईर्ष्या भरी नज़र से देखता। रीटा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, परलोक के वातावरण को महसूस किया। यहाँ की हवा जादुई ऊर्जा से सराबोर लग रही थी। खिलाड़ी बनने के बाद से वह हमेशा अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को महसूस कर पाती थी,
यहाँ तक कि कौशल का प्रयोग करते समय भी उसे अपने भीतर जादू का प्रवाह महसूस होता था। लेकिन ये अनुभूतियाँ पहले कभी इतनी स्पष्ट और जीवंत नहीं थीं जितनी अब थीं। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के लेंस पर छाया हुआ कोहरा छंट गया हो और सब कुछ अधिक स्पष्ट और स्पष्ट हो गया हो। रीटा को तो ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे वह बिना किसी मंत्र के तुरंत ही बर्फ के फूल की सील का जादू कर सकती है। एक एक करके खिलाड़ी रीटा के पास से गुजरे, लेकिन उसने अपनी तारांकन चोर देवता तारांकन वाली कला का इस्तेमाल नहीं किया। अपने पुनर्जन्म के शुरुआती दिनों में वह किसी से भी, यहाँ तक कि किसी गुजरते हुए कुत्ते से भी, चोरी कर लेती। लेकिन रिक का तारांकन पाक कला के देवता तारांकन का उपहार चुराने के बाद उसका गुस्सा काफ़ी कम हो गया था। वहाँ बहुत सारे दुश्मन थे, खासकर सू, लियांग और हान परिवारों से। उसे ऐसे लोगों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं थी जिन्होंने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सब तैयार हो गए। एक लाल बिल्ली जो छोटे बालों वाली औरत निकली रीटा के बगल वाले समूह में शामिल हो गई। फौजी ने कॉकरोच का डिब्बा पहले ही रख दिया था और एक चीज़ की मदद से खुद को एक मरे हुए इंसान में बदल लिया था। दोनों बिल्लियों और कुत्ते को साथ लेकर वह कमरे से बाहर निकल गया। डार्क सिटी की गलियां तरह तरह के अजीबोगरीब जीवों से भरी थीं, ट्रोल, ब्लड एल्व्स, बौने और गॉब्लिन। कुछ साधारण पालतू जानवरों पर किसी का ध्यान नहीं गया। समूह तेजी से शहर से बाहर निकल गया। रीटा नेता के साथ साथ भेड़ियों, भूतों और अन्य निम्न स्तरीय जीवों के इलाकों से गुजरते हुए आगे बढ़ी। एक लंबी यात्रा के बाद वे अंततः डार्क सिटी से कुछ दूरी पर एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। यहाँ से केवल मरे हुए महल के शिखर ही धुंधले दिखाई दे रहे थे। तारांकन चावेज की पॉकेट घड़ी तारांकन ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी जब रीटा की आंखों के सामने ये शब्द प्रकट हुए, तारांकन तारांकन, एक जादुई रूप से संशोधित आवाज। तारांकन तारांकन। नेता ने पेड़ पर दस्तक दी और पासवर्ड बुदबुदाया। उनके पैरों के नीचे एक तेज रोशनी चमकी और कुछ ही सेकंड बाद पेड़ के तने पर एक दरवाज़ा दिखाई दिया। एक चश्मा पहने आदमी ने दरवाज़ा खोला और समूह को अंदर जाने दिया। अंदर की जगह को बाहर से कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए जादुई बनाया गया था। यह एक फुटबॉल मैदान जैसा लग रहा था जिसमें तंबुओं की 2 कतारें लगी थीं, एक नज़र में कुल मिलाकर लगभग 100 तंबू। लाल बालों वाली बिल्ली वापस छोटे बालों वाली औरत में बदल गई। वह अपने पीछे खड़े बिल्ली और कुत्ते की ओर मुड़ी। ये हमारा अड्डा है, आप अपना कर्ज चुकाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। तारांकन, ये बहुत ही ठंडा बयान है। तारांकन तारांकन। रीटा को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ और उसने बिल्ली जैसा सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बेतुकी लग रही है। उसने अपना मुखौटा और टोपी ठीक करते हुए वापस इंसानी रूप धारण कर लिया। क्या यहाँ और भी कोई सेवाएं हैं? छोटे बालों वाली महिला ने कॉकरोच का डिब्बा फिर से निकाला, एक एक करके कीड़ों को बाहर निकाला और उन्हें वापस इंसानी रूप में बदल दिया। काम करते हुए उसने सबको संबोधित किया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ जिंदा नहीं रह सकते तो तुम वापस आकर हमारे साथ काम कर सकते हो। बेशक, इसका मतलब है कि तुम्हें आदेशों का पालन करना होगा। बाकी सेवाओं के लिए यहाँ एक मूल्य सूची है। रीटा ने चश्मा पहने आदमी से सूची ली। उसमें तरह तरह के खर्चे भरे थे, इलाज, रहने की व्यवस्था से लेकर औषधियाँ और भेस बदलने की सेवाएं। यहाँ तक कि भटके हुए लोगों को वापस कैंप तक पहुँचने में मदद करने के लिए भी एक सेवा थी। सबसे डरावनी बात, सूचीबद्ध कीमतों में से कम आधे में लिखा था तारांकन तारांकन, बातचीत हो सकती है। तारांकन तारांकन। रीटा ने पूछा, यहाँ रात भर रुकने का कितना खर्च आएगा? ये सिर्फ 2 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन अगर आप स्किल क्रिस्टल से भुगतान करें तो ये और भी किफ़ायती है। चश्मा पहने आदमी ने एक रोस्टर निकालते हुए कहा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? आप मुझे चुपचाप बता सकते हैं। वे स्पष्ट रूप से विशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बना रहे थे, एक प्रकार का व्यक्तिगत बड़ा डेटा शोषण। रीटा तुरंत समझ गई, उसे स्थिति को बदलने का कोई रास्ता ढूंढना था। वह इस तरह निष्क्रिय नहीं रह सकती थी। कितना परेशान करने वाला है। इन चालाक खरगोशों ने तो इसे एक बड़े उद्योग में बदल दिया था और वे इसे इतने खुलेआम, इतने औचित्य के साथ कर रहे थे कि कोई भी इस पर नाराज भी नहीं हो सकता था। देर हो चुकी थी। ये देखते हुए रीटा ने रात वहीं रुकने का फैसला किया। जो खिलाड़ी आधिकारिक गुट में शामिल हो गए थे वे सैनिक के साथ चले गए, संभवतः किसी और जगह। 2 चांदी के सिक्के देकर रीटा एक तंबू में जा बसी। अंदर एक स्लीपिंग बैग के अलावा कुछ नहीं था। रीटा ने उस संदिग्ध, शायद दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए स्लीपिंग बैग को एक तरफ खींचा, अपने टॉयलेटरीज और सोने का सामान निकाला और जल्दी से नहा धोकर इस अनजानी दुनिया में अपनी पहली रात बिताई। उसने रात में जागने के लिए एक अलार्म भी सेट किया ताकि तारांकन व्हील ऑफ फैट तारांकन स्किल क्रिस्टल बना सके। अगली सुबह उसने अपने ऋण अनुबंध का इस्तेमाल करके चश्माधारी आदमी से टेलीपोर्टेशन स्टोन वापस ले लिया। उस स्टोन पर लिखा था, तारांकन टेलीपोर्टेशन स्टोन, एक बार इस्तेमाल, लॉस एंजल्स, XX स्ट्रीट, XX गली 51 स्थित टेलीपोर्टेशन एरे में टेलीपोर्ट करने के लिए ब्रेक।
सक्रियण समय 1 सेकंड। निर्माता नूह। तारांकन। इतनी भव्य वस्तु तथा टेलीपोर्टेशन सरणी के लिए इतना महत्वाकांक्षी नाम। रीटा ने और जानकारी मांगी। क्या पत्थर सक्रिय होने पर मुझे तुरंत टेलीपोर्ट कर देता है, या एक द्वार खुल जाता है और मुझे उसमें कदम रखना पड़ता है? चश्माधारी व्यक्ति ने बताया, 1 सेकंड के सक्रियण समय के बाद सरणी आपको सीधे टेलीपोर्ट कर देगी। फिर उसने एक पानी के गुब्बारे जैसी वस्तु निकाली और कहा, अगर तुम रास्ता भटक जाओ या कोई संपर्क बिंदु न पा सको तो तुम इस पानी के गोले को तोड़ सकते हो। कोई तुम्हें सबसे नज़दीकी चौकी तक ले जाएगा, लेकिन हर बार जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो एक शुल्क लगेगा। तुम्हारे लिए, मैं देख लूँ, हर अनुरक्षक के लिए 3 कौशल क्रिस्टल लगेंगे। रीटा को ऐसा लगा जैसे वह लुटेरों की मांद में गिर गई हो। उसने एक विनम्र, थोड़ी बनावटी मुस्कान के साथ जल गोला स्वीकार किया, उसे धन्यवाद दिया, अपना हुड ऊपर उठाया, अपना चेहरा ढक लिया और अपना क्रॉसबो पकड़े हुए वृक्ष गृह से बाहर निकल गई। वह बचने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसके पास तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन था जिसे सिर्फ 0.1 सेकंड में डाला जा सकता था। वह जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जा सकती थी, लेकिन अगर जादू करने पर कभी पाबंदी लगी तो टेलीपोर्टेशन स्टोन जरूरी हो जाएगा। उसका अगला कदम डार्क सिटी लौटना था। इससे उसे ये तय करने में मदद मिलती कि उसे जंगल में राक्षसों का शिकार करना चाहिए या शहर में रहकर प्रशिक्षण लेना चाहिए, विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन करना चाहिए और कुछ खरीद फरोख्त करनी चाहिए। कुछ अपरिहार्य जंगली भेड़ियों को मार गिराने के बाद रीटा खुद को डार्क सिटी के बाहर एक कब्रिस्तान के पास पाती है। वह वापस गाय जैसी आकृति वाली बिल्ली में बदल जाती है और शहर की ओर दौड़ पड़ती है। खिलाड़ियों द्वारा उसका पीछा किए जाने की संभावना के कारण एक हानिरहित बिल्ली में बदल जाना सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक था। खेल में हमेशा ऐसा लगता था कि शहर तक पहुंचने के लिए बस कुछ पल ही दौड़ना है, लेकिन यहाँ असल दुनिया में शहर के दरवाजे पर पहुंचने से पहले उसे आधे घंटे से ज्यादा दौड़ना पड़ा। ऊपर देखने पर उसने देखा कि उसका वांटेड पोस्टर अभी भी शहर की दीवारों पर टंगा हुआ है। पहरेदारों ने एक मासूम सी बिल्ली को नहीं रोका, जिससे रीटा बिना किसी परेशानी के डार्क सिटी में घुस गई। इतने बड़े अनजान शहर में एक छोटी सी बिल्ली भी महत्वहीन थी। रीटा दीवारों से चिपकी रही, बार बार उस इलाके का चक्कर लगाती रही। पिछली आंतरिक परीक्षा के दौरान उसने हर चीज की जल्दी जल्दी जांच की थी, बस कुछ शुरुआती पैसे इकट्ठा करने के लिए एक गली के बच्चे की तरह कुछ घंटे बिताए थे। उसने पूरी तरह से खोजबीन नहीं की थी। आखिरी आंतरिक परीक्षा के अंत में उसने अपना सारा सोना खर्च कर दिया था। अब उसके पास बस वही बचा था जो उसने खुद बनाया था। 11 अक्टूबर से लेकर कल 16 दिसंबर तक वह खुद सोने के सिक्के बना रही थी। कभी कभी क्लास छोड़ देती थी, लेकिन लगातार एक भूत की तरह सिक्के गढ़ने में समय बिताती थी। पिछली रात के ठहरने का खर्च घटाने के बाद उसके पास 200 स्वर्ण और 70 रजत सिक्के बचे। ये गुजारा करने के लिए तो पर्याप्त था, लेकिन किसी भी तरह से अमीर नहीं था। आधिकारिक अड्डे की अत्यधिक कीमतें भयावह थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी पर्यटक जाल में फंस गए हों। तो फिर क्या ये असल में एक टूरिस्ट ट्रैप नहीं था? बिना दौलत या ताकत वाले आम खिलाड़ी यहाँ आने के लिए पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक कीमिया की दुकान से गुजरते हुए उसकी नज़र मरे हुए गुरु अपाचे पर पड़ी, जो अभी भी उसी जगह पर औषधियाँ बना रहा था। रीटा फिर भूतों के इलाके में पहुंची, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपने आसपास बोली जा रही विदेशी भाषाओं का एक शब्द भी नहीं समझ पा रही है। खेल में अनुवाद स्क्रीन के नीचे अपने आप दिखाई देते थे। उसके पिछले जन्म में खिलाड़ी एलियंस से बात करने के लिए एक इंजीनियरिंग उपकरण, एक अनुवादक का इस्तेमाल करते थे। ये महंगा नहीं था, बस इसे अपने कपड़ों पर लगा लेते थे और यह काम कर जाता था। समय के साथ वह भाषा की बाधा और अनुवादक की ज़रूरत को भूल गई थी। एक सीवर के दरवाजे में घुसते हुए रीटा ने अपने आसपास कुछ रहस्यमयी औषधि छिड़की और 1 मिनट इंतजार करने के बाद तारांकन भेष बदलकर तारांकन एक भूत में बदल गई। उसने एक लंबा चोगा पहना जो एलियन दुनिया के सौंदर्य से मेल खाता था और सबसे पहले दिन के लिए 3 सोने के सिक्के गढ़े। फिर उसने आधिकारिक मूल्य सूची निकाली और अंतिम पृष्ठ पर जाकर पुष्टि की, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उन्होंने अनुवादकों को 2 स्वर्ण प्रति के हिसाब से बेचा था। कितनी बेतुकी बात है। खिलाड़ी दिन भर में मुश्किल से कुछ कमाते हैं, फिर भी वे इसके लिए 2 गोल्ड चार्ज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बड़बड़ाते हुए रीटा सीवर से बाहर निकली और भूत प्रेतों के इलाके की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर वह अजीबोगरीब भाषाएं समझने लगी, लेकिन जब उसने धीरे से बोलने की कोशिश की तो भी वह चीनी भाषा में ही बोलती रही। रीटा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह गोबलिन इंजीनियर की दुकान पर गई, जरूरी सामान इकट्ठा किया और खुद एक अनुवादक तैयार किया। अनुवादक एक मध्यम स्तरीय इंजीनियरिंग नुस्खा था और सामग्री महंगी नहीं थी। कुल लागत केवल 27 चांदी के सिक्के आए। अब जब उसके पास उपकरण था तो वह भूतों से संवाद कर सकती थी।
दुर्भाग्य से भूतों का पेट भर गया था, कोई भी उसके साथ सोने की छड़ें बदलने को तैयार नहीं था। हालांकि वह इस लेन देन से अभी भी मुनाफा कमा सकती थी, लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे और सबसे अमीर भूत ओल्ड बिल भी इन दिनों शराब खरीदने में असमर्थ था। रीटा ने अभी तक अपनी जड़ी बूटियों का भंडार इस्तेमाल नहीं किया था। ये सोचकर कि वह फिर से खेल में नहीं आ पाएगी, उसने अपना ध्यान युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित कर लिया। आखिरकार वह नीलामी घर में रुकी और कौशल पुस्तिका तारांकन क्लीन स्वीप ई रैंक तारांकन पर 5 स्वर्ण और तारांकन जल निर्माण डी रैंक तारांकन पर 18 स्वर्ण खर्च किए, जिससे सफाई और जल निर्माण कौशल पहले न खरीदने का उसका पुराना पछतावा दूर हो गया। अपनी खरीदारी समाप्त करने के बाद वह सीवा में वापस आ गई, पुनः गाय बिल्ली में बदल गई और शहर छोड़ दिया। अब स्तर ऊपर उठाने का समय आ गया था। रीटा को यकीन था कि आधिकारिक खिलाड़ी पहले ही उससे आगे निकल चुके हैं। हालांकि विशेषताओं के मामले में वह पीछे नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसे प्रमुख आधिकारिक आयोजनों में भाग लेना है तो उसे न्यूनतम सीमा तक पहुंचना होगा। कब्रिस्तान में वापस आकर रीटा मानव रूप में आ गई। पिछले जन्म के 3 साल के अनुभव के कारण उसे राक्षसों को मारने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसे काफी समय हो गया था जब उसने तीव्र युद्ध में हिस्सा लिया था, इसलिए उसने सोचा कि वह वार्म अप से शुरुआत करेगी। वह 10 मिनट से अधिक समय तक चलती रही, वृक्ष ग्रह आधार और डार्क सिटी दोनों से दूर जाती रही और अंत में एक राक्षस से उसका सामना हुआ। तारांकन कंकाल भेड़िया स्तर 2 HP 200 तारांकन कंकालनुमा भेड़िए साधारण भेड़ियों के अवशेष थे जिनका मांस निम्न स्तर के मरे हुए प्राणियों ने खा लिया था। वे भेड़ियों के कंकालों जैसे दिखते थे, तेज गति से चलते थे, लेकिन उनमें जादुई क्षमताएं नहीं थीं और न ही उनमें ज्यादा आक्रमण क्षमता थी। उनसे निपटना आसान था, जो वार्म अप के लिए एकदम सही थे। रीटा ने अपना क्रॉसबो निकाला, निशाना साधा और गोली चला दी। एक सामान्य हमले से 50 अंक का स्वास्थ्य कम हो सकता था और एक गंभीर प्रहार से 100 अंक का। अपने तारांकन विस्फोटक तीर तारांकन कौशल से वह न केवल लक्षित दुश्मन को तुरंत मार सकती थी, बल्कि आसपास के राक्षसों को भी 50-60 अंक का नुकसान पहुंचा सकती थी। यद्यपि वह सबसे बुनियादी क्रॉसबो का उपयोग कर रही थी, फिर भी उसके आंकड़े और उसका कौशल, जो हर 7वें शॉट पर एक महत्वपूर्ण हिट की गारंटी देता था, उसे राक्षसों को मारने में बेहद कुशल बनाता था। लड़ाई से पहले उसने खाना भी खाया था, जिससे उसकी गति 15% बढ़ गई थी। ट्रिपल क्रिटिकल हिट बूस्ट के साथ उसकी गति लगभग दोगुनी हो गई थी, जिससे वह बड़ी संख्या में राक्षसों पर हमला करते हुए भी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती थी और चकमा दे सकती थी। वार्म अप करने के बाद रीटा ने और अधिक राक्षसों को खींचना शुरू कर दिया। 10 से अधिक कंकालनुमा भेड़ियों का एक समूह बनाया और फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया। वह सुबह 10 बजे से दोपहर तक लड़ती रही और ज़रूरत पड़ने पर कॉफ़ी पीकर अपना मन फिर से भरती रही। 2 घंटे की लगातार लड़ाई में उसका अनुभव 0.001% से बढ़कर 0.268% हो गया था। एक ब्रेक लेते हुए रीटा ने एक तारांकन व्हील ऑफ फेथ तारांकन कौशल क्रिस्टल बनाया और एक डिश को अपने दोपहर के भोजन के रूप में खाया, जिसने उसकी हमले की गति को बढ़ा दिया। एक्सपी में धीमी बढ़त से वह निराश नहीं हुई। दरअसल खेल में लेवलिंग की यही सामान्य गति थी और ज़्यादातर से भी तेज, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य और मान बढ़ाने के लिए पर्याप्त हथियार, भोजन और औषधियाँ थीं। एक कालकोठरी में जहाँ राक्षस ज़्यादा संख्या में हों और जहाँ बॉस से लड़ना पड़े, उसकी प्रगति और भी तेज होगी। आखिरकार बॉस अतिरिक्त अनुभव अंक देते हैं। उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के लिए, जो अथक और भाग्यशाली थे, महीने में एक बार स्तर बढ़ाना संभव था, लेकिन केवल तभी जब उनके पास पर्याप्त कालकोठरी और संसाधन हो। नियमित खिलाड़ियों के लिए स्तर और भी धीमा होता था। शुरुआती स्तरों पर खिलाड़ियों को कम अनुभव की ज़रूरत होती थी, लेकिन उनके पास युद्ध कौशल भी कम होते थे। बाद के चरणों में हालांकि उनके पास ज़्यादा क्षमताएं होती थीं, लेकिन स्तर बढ़ाने के लिए ज़रूरी अनुभव की मात्रा नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। अपने पिछले जीवन में जब आक्रमण के तीसरे वर्ष के अंत में उसकी मृत्यु हुई, तो लीड बोर्ड पर शीर्ष खिलाड़ी केवल 27वें स्तर पर था। जोई और रिक दोनों ही संसाधनों और भाग्य से संपन्न थे, लेकिन केवल 25वें स्तर तक ही पहुंचे थे। ये बात समझ में आती थी कि एलियन दुनिया एक खेल के जरिए पृथ्वी से जुड़ी हुई थी। यहाँ की दुनिया मानो एक विशाल खेल जैसी लगती थी। राक्षस मरते समय लूट का माल गिराते थे। कंकालनुमा भेड़ियों के गिरने की दर कम थी, लगभग हर 10 में से एक राक्षस कुछ न कुछ गिराता था। ज्यादातर ये बस कुछ तांबे के सिक्के ही होते थे। 2 घंटों में वह जोड़ एक संविधान के साथ एक तारांकन बोन ब्रेस तारांकन लूटने में कामयाब रही। उसके तारांकन लग 10 तारांकन के कारण असाधारण रूप से उच्च ड्रॉप दर। रीटा ने कम इनामों की कोई शिकायत नहीं की। उसने गिरे हुए हर तांबे के सिक्के को उठाया और ब्रेसर भी तैयार किया। असल जिंदगी में वह सफाई को लेकर बहुत ज्यादा नखरेबाज हो सकती थी, जैसे उसने थियोडोर की बेल्ट को देखकर नाक भान सिकोड़ ली थी, लेकिन युद्ध में वह ऐसा नहीं कर सकती थी।
कभी कभी जब सिक्कों के साथ तीर भी गिरते तो वह उन्हें भी उठा लेती, लेकिन वह लाशों में फंसे या दूर गिरे तीरों को निकालने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाती थी। तीर दुकान से खरीदे जा सकते थे, सिर्फ एक चांदी के सिक्के में 99 तीर, और असल जिंदगी में खास तौर पर बनाए गए तीरों की कीमत 10 युआन प्रति तीर से भी कम थी और वे अच्छी क्वालिटी के होते थे। वह भूख की इस बात से पूरी तरह सहमत थी कि समय ही धन है। पैरों के नीचे से आई चरमराहट ने उसका ध्यान जमीन पर पड़े एक तांबे के सिक्के की ओर खींचा। रीता झुकी और उसे उठा लिया। समय ही पैसा है। हाँ, मेरे पास समय है। युद्ध कौशल को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ इस एक दोपहर में उसने तीरंदाजी रेंज में घंटों अभ्यास करने के बाद भी अपने गतिमान लक्ष्य की सटीकता में पहले से कहीं ज्यादा सुधार कर लिया था। एक बार जब वह पूरी तरह से युद्ध की लय में ढल गई तो रीटा जंगल में और भीतर चली गई, जहां राक्षस थोड़े अधिक शक्तिशाली थे, जिनमें से कुछ तीसरे स्तर के थे। अल्पविराम। रात के 9 बजे मिंगलांग जिंग, जो रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक ड्यूटी पर था, ट्री हाउस बेस पर अपने एक सहकर्मी के साथ शिफ्ट बदलने के बाद ही बाहर आया था कि तभी उसे दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद सही पासकोड बताया गया। उसने अपनी मेज़ पर एक बटन दबाकर उस डिवाइस को चालू किया, जिससे पता चला कि बाहर खड़ा व्यक्ति इंसान है। फिर दरवाज़ा खोला तो पता चला कि वह गाय जैसी आकृति वाली बिल्ली थी, नहीं बल्कि एक अनोखे हुनर वाले खिलाड़ियों में से एक। उसने उसे अंदर बुलाया और हल्की फुल्की बातचीत की। आज फसल अच्छी हुई। रीटा ने अपने नए सीखे हुए तारांकन क्लीन स्वीप तारांकन मंत्र से खुद को साफ किया, खून के धब्बे धोए और सहजता से कहा, बुरा नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या आप लोग अनुवादक खरीदते हैं? मिंगलैंग ने भौहें चढ़ाईं, तुम तो पहले से ही इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग में हो। रीटा ने सिर हिलाया, हाँ, प्रभावशाली, लेकिन नहीं, हम उन्हें नहीं खरीदते। रीटा ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह केवल लेती है, कभी कुछ नहीं देती। अनिच्छा से उसने एक और रात रुकने के लिए 2 चांदी के सिक्के दिए। ये कीमत एक अकेली खिलाड़ी के रूप में उसके बर्दाश्त करने लायक थी। दिन भर की मेहनत के बाद उसकी कुल कमाई 2 चांदी और 67 तांबे के सिक्के थे। हालांकि मिंगलैंग संतुष्ट नहीं था। जानते हो, तुम्हें मासिक पास मिल सकता है। बस एक स्किल क्रिस्टल चुकाओ और तुम्हें पूरे महीने मुफ्त आवास मिलेगा। हम दिन में 3 बार खाना और एक मुफ्त ट्रीटमेंट सेशन भी देंगे। एक कौशल क्रिस्टल 3 स्वर्ण के बराबर था। भोजन और उपचार के साथ 1 महीने के आवास का प्रस्ताव भी बुरा नहीं लगा। लेकिन रीटा ने फिर भी चांदी के सिक्कों से भुगतान करना चुना। उसके लिए तारांकन भाग्य का पहिया तारांकन कौशल क्रिस्टल सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा मूल्यवान थे। वह सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खाने और आराम के लिए ब्रेक लेकर राक्षसों को पीसती रही। कुल मिलाकर उसने लगभग 10 घंटे खेती की और 3 उपकरण बनाए। ये तारांकन लग 10 तारांकन की शक्ति थी। अपनी पिछली जिंदगी में तारांकन लग 8 तारांकन के साथ वह अक्सर पूरे दिन अकेले ही काम करती थी और अंत में उसके पास सिर्फ एक ही उपकरण होता था। किसी भाग्यशाली दिन उसे 2 उपकरण मिल सकते थे, लेकिन ऐसे दिन कम ही आते थे। फिर भी तारांकन भाग्य 8 तारांकन और तारांकन भाग्य 10 तारांकन के बीच का अंतर रात और दिन जैसा था। अधिकारियों को 100 से अधिक तारांकन व्हील ऑफ फेट तारांकन कौशल क्रिस्टल बेचने के बावजूद रीटा को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उपकरणों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था: खराब, सामान्य, बढ़िया, दुर्लभ, पौराणिक और महान। खराब और सामान्य उपकरणों से कोई चमक नहीं निकलती थी, लेकिन बढ़िया उपकरणों से आगे उपकरण प्रकाश उत्सर्जित करने लगे। बढ़िया उपकरण हरे, दुर्लभ उपकरण नीले, पौराणिक बैंगनी और महान नारंगी रंग में चमकते थे। इन रैंकों से अलग सेटों में एपिक गियर से ज्यादा बोनस हो सकते थे, हालांकि अलग अलग टुकड़े लीजेंडरी आइटमों से कमजोर हो सकते थे। उदाहरण के लिए, रीटा का तारांकन चावेस तारांकन एक एस रैंक सेट था, लेकिन अलग अलग टुकड़े ए रैंक के थे। उपकरणों की श्रेणी उनकी गुणवत्ता दर्शाती थी, लेकिन उनका स्तर नहीं। नीलामी घर में स्तर 5 की लीजेंडरी वस्तुएं भी थीं। हालांकि लेवल 5 से नीचे के गियर ज्यादा कीमती नहीं थे। यहां तक कि लेवल 5 का बैंगनी गियर भी सिर्फ दर्जनों सोने के दाम में बिकता था। लेकिन आपके पास जितना अधिक गियर होगा, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे, जिससे अधिक गियर प्राप्त करना आसान और तेज हो जाएगा। अंततः रीटा को लगा कि इस सौदे से उसे और अधिकारियों दोनों को बराबर का फायदा हुआ है। यह एक निष्पक्ष साझेदारी थी जहां किसी भी पक्ष ने दूसरे का फायदा नहीं उठाया। उसे शक था कि अधिकारी उसके कौशल का इस्तेमाल लेवल 10 या उसके बाद तक नहीं करेंगे। हालांकि तब इनाम बेहतर होगा, लेकिन इस स्तर पर पिछड़ने के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। बाद में के लिए रुकने का मतलब हो सकता है कि बाद में कोई मौका ही नहीं है।